अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। रमज़ान जब इस महीने की हम बात करते हैं, इसके असल रूह की हम बात करते हैं, हम डेली बेसिस पे ज़ाहिर है इस पर बात भी कर रहे होते हैं। नॉट जस्ट अस, जनरली हम बाकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी, सोशल मीडिया पर भी, गैदरिंग्स में भी देख रहे होते हैं। एहसास इसकी बात हो रही होती है, कैसे एक दूसरे का एहसास रखना है, कैसे जो कमज़ोर आपको महसूस होता है कम्युनिटी में, कैसे उसका अपने हाथ पकड़ना है, कैसे उसे अपलिफ्ट करने में अपना रोल अदा करना है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि आप उसको जो हेल्प कर रहे हैं वो एक ऐसी हेल्प है जो कि शायद फॉर द टाइम बीइंग है, जो कि बिल्कुल एक टेम्प्रेरी है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि ऐसी हेल्प होनी चाहिए जो कि एक लॉन्ग टर्म उसको उसका इम्पैक्ट फील भी हो, क्योंकि हमेशा जब हम हेल्प की बात करते हैं, हाँ किसी को बिल्कुल उस वक्त एक ऐसी मदद की ज़रूरत है जो कि वाकई शॉर्ट टर्म है, दैट्स फाइन, बट अदरवाइज़ एक ऐसी मदद, ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसा ख्याल, ऐसी सोच, ऐसा थॉट प्रोसेस और ऐसी इम्प्लीमेंटेशन जो कि उसको ज़िंदगी में आगे लेकर जाए, जो खुद खड़ा हो जाए, खुद आगे बढ़े, खुद सीखे, खुद बढ़े और बहुत से और लोगों के लिए मिसाल बने। बिल्कुल प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये होता है कि हर किसी की इस्तात उतनी नहीं होती कि कोई चीज़ डेवलप करके दे, कोई चीज़ बिल्ड करके दे। जो कर सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कि आप प्लीज़ ये करें, बजाय इसके किसी को बस पैसे दे दें आप उसको कोई चीज़, ताकि वो उसका रोज़गार बन सके, उसका एक ज़रिया आमदन जो है जिससे वो जनरेट कर सके। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। बट अदरवाइज़ जब हम देखते हैं कि हम कितनी हेल्प कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, आप किसी को अगर एक वक्त का खाना खिला सकते हैं तो प्लीज़ वो भी करें, किसी के मांगने का इंतज़ार ना करें। थोड़ा अगर कोई आपको आप किसी को दे सकते हैं, प्लीज़ वो थोड़ा सा सफ़ेद पोश लोग, उनको शुएब बहुत ज़रूरत है हमें देखने की कि वो लोग कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी में। और ये चीज़ शुरू होती है आपके रिश्तेदारों से, जिनको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा वो फलाना है, वो कोई फ़कीर आया उसको दे दो, कोई आए ज़रूर मदद करें। आप कर सकते हैं, उनकी भी मदद करें, किसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, जिस तरह से हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि हमने सबसे करीबी रिश्ते को देखना है, आप पहले उसकी मदद करें, उसके बाद आप अपने घर से बाहर जो है वो आपका सर्कल जो एक्सपैंड होता है अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी हेल्प करें। लेकिन रिश्तेदारों से तो हमारी नाराज़गी चलती रहती है ना शुएब। ये भी बड़ा एक हमारा एक सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड कम्युनिटी है। हालांकि हम आए रोज़ ये बात कर रहे होते हैं कि देखें ये ज़िंदगी है ना, पता नहीं है किसकी कितनी ज़िंदगी है ये मालूम नहीं है, किसकी आखिरी सांस कब हो ये मालूम नहीं है। सो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जितने हमारे रिश्ते हैं, जो खूबसूरत रिश्ते हैं, जो हमारे ताल्लुक़ हैं, जो कि बने हैं, उनमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी रंजिश पैदा हो भी गए तो उसे ख़त्म करने के लिए अपना रोल प्ले करें। किसी और को देखें, किसी और के साथ जिसकी रंजिश है, तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करें, ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, कोई किसी से नाराज़ है, किसी के दिल में किसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है और वो आपसे शेयर करे तो आप उसमें फ्यूल ऐड कर रहे होते हैं। हाँ प्लीज़ प्लीज़ ना बने, अगले को समझाएं। अगले को कहें मैंने तुम्हारी बात सुनी है बट मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन देना चाहता हूँ। और गिबतें ना करें, बजाय इसके कि मैं तो सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहा था या कर रही थी, मुझे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मतलब ये कि वो अच्छा वो कह रहा था, मैं तो आपके भले की बात कर रही हूँ, जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो आपकी बात से। एंड स्पेशली किसी के दिल में किसी के लिए नेगेटिविटी आ जाए तो प्लीज़ वो कोई भले की बात नहीं होती, वो नुकसान की बात। बल्कि मैं तो इसमें ऐड करूँगा सबीन, कभी कभी ना हमें कुछ चीज़ें क्राफ्ट कर लेनी चाहिए चीज़ों को बेहतर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आप एग्जांपल कोट करता हूँ, अगर आपके दो दोस्त हैं और एक दोस्त आपसे उस दूसरे से मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात करे कि अच्छा वैसे हुआ वैसे हुआ, आप कोशिश करें खुद से क्राफ्ट करके, नहीं यार वो तो तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा उसने ये किया, बड़ी अच्छी बात कर रहा था, मुझे ऐसे महसूस नहीं हुआ। फ़ौरन से वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी आप उसमें देंगे ना, उस दूसरे शख्स के लिए उसका एक इम्पैक्ट आएगा। सो यही काम दूसरे के साथ भी करें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि वो जो एक परसेप्शन डेवलप हुई होती है ना किसी एक इंसिडेंट को लेके, वो आपकी किसी एक बात से, किसी एक क्राफ्ट की हुई चीज़ से ख़त्म हो जाती है। सो कोशिश करें ये जो पॉजिटिव रोल है ये प्ले करने का अपने इन प्यारे प्यारे रिश्तों में। वो आपके ज़ाहिर फैमिली के रिश्ते भी हो सकते हैं, दोस्ती यारी भी हो सकती है, वो इवन एट योर वर्क स्पेसेस भी हो सकती है। उसमें कोशिश हमें बहरहाल ज़रूर करनी चाहिए। एनीवेज हमें बढ़ना है अभी एक ब्रेक की तरफ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से कराएंगे आपकी मुलाकात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हमारा ज़बरदस्त सेगमेंट जिसमें आज हमने बात करनी है कि वो लोग जो कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में या तो कदम रखना चाहते हैं, वो कहाँ से आगाज़ करें। और वो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, 2026 में स्टार्ट किया है, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि वो काम तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोज़ भी अच्छी है,
डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन समहाउ उनको वो रीच नहीं मिल रही जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना अच्छा कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं। सो आज हमने सोचा कि आपसे जब हम तलहा की मुलाकात करा रहे होते हैं, डिफरेंट मौज़ूआत पे बात कर रहे होते हैं, तो क्यों ना आज हम तलहा अहमद से ये पूछें कि आपको समझाएं, आपको सिखाएं, आपको बताएं कि क्या करें, कैसे करें और कैसे डिजिटल वर्ल्ड में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बजाय इसके आप कॉपी करें, आप अपना कंटेंट क्रिएट करें। तो लेट्स वेलकम तलहा अहमद। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। तलहा, जब आपने आगाज़ किया था तो आपने किससे सीखा था? मैंने जब आगाज़ किया था, मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारे क्रिएटर थे बनाने वाले, तो मैं उनकी वीडियोस देखता था। तो फिर मैंने उनकी वीडियोस को देखते हुए और अपने कंटेंट को बाकियों से थोड़ा सा चेंज करने की पूरी कोशिश की। ओके। और इशू ये आता है कि जो लोग वीडियोस बनाते हैं उन्हें मसला ये पेश आता है क्योंकि अब जो 2026 चल रहा है, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कंटेंट क्रिएटर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज से अगर आप तकरीबन 4-5 साल पहले चले जाएँ तो वीडियोज़ बनाने वाले थे, लेकिन उनकी तादाद कम थी। अब जब आप 2018 की बात करें, 19 की, 17 की या 20 की भी, तो इतने ज़्यादा क्रिएटर्स थे उस टाइम पे भी, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। अब तो आप देखेंगे हर तीसरी चौथी गली के अंदर भी कोई एक कंटेंट बना क्रिएटर होता है। तो अब चूंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो अब हमारे लिए तो बाकी जो क्रिएटर नया आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं, क्योंकि उसको अपनी एक जगह, अपना एक मकाम, अपनी एक अलग से बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उनको मैं टिप्स यही हैं कि जब आप फैसला करके आते हैं इस फील्ड में, तो आपको ये देखना होगा कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो यूनिक हो, जो अच्छा हो, जो लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, जो बच्चे खुशी से देखें, जो बड़ा भी देखे तो उसको भी मज़ा आए, कोई छोटा बच्चा भी देखे तो उसको भी मज़ा आए। ये ना हो कि आपने सिर्फ अगर बनाया है, तो बाज़ लोग करते हैं इस तरह के, वो उनका कंटेंट सिर्फ बच्चों से मुतल्लिक होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो ऐसा कंटेंट बनाए कि उसको हर एज के लोग उन्हें देख सकें। तो इस तरह से वो वीडियोज़ बनाएं और अपने आप को ये ना रखें, क्योंकि कामयाबी हासिल करने में किसी को 6 महीने में भी उनको मशहूर हो जाते हैं या उनको फेम मिल जाता है, बाज़ को साल लग जाता है, किसी को 2 साल 3 साल, इवन किसी को 5 साल भी लग जाते हैं। तो आपने ये नहीं देखना कि मैं जो हूँ 6 महीने जहन में हैं, मेरे 6 महीने के अंदर मुझे कामयाबी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो 7वें महीने से मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा। आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको सब्र, सबसे पहली जो चीज़ है ना आपको चाहिए वो सब्र चाहिए। और दूसरा, लोग सवाल करते हैं कि अर्निंग किस तरह से करनी चाहिए, अर्निंग होगी या अर्निंग नहीं होगी। तो मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये सोच के ना है कि मैं यहाँ पे अर्निंग के लिए आऊँगा। आप ये देख कर आएँ कि मैं अपना काम लोगों को प्रूव कराऊंगा, अपना काम शो कराऊंगा कि मैं भी कंटेंट बना सकता हूँ और अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। जब आपकी ये नीयत होगी ना कि मैंने कुछ नया और कुछ पॉजिटिव लोगों को देना है, तो फिर ये है कि आप जब आपको वक्त के साथ साथ आपकी मेहनत का सिला मिलेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको देगी, क्योंकि आपके बस में होता है सिर्फ काम करना, एफर्ट देना, बाकी नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो फिर उसके साथ साथ आपको अर्निंग और आपके पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो यूँ जब आप सिर्फ पैसों का देख कर आएंगे तो फिर आपका दिल भी वो होगा कि भाई 2 महीने हो गए मुझे कोई अभी तक काम नहीं आया। तो आप ये देख के ना आए, आप देख के ये आए कि मैंने अपना काम शो करवाना है, मैंने अपने मसरूफियत है ये मेरी, और यही मेरा आगे मुस्तकबिल और प्रेजेंट है। तो फिर इंशाल्लाह जब आपको वक्त के साथ साथ कामयाबी मिलेगी तो आपको पैसे भी मिलना शुरू। अच्छा तलहा, इन्वेस्टमेंट कितनी की जाए या ना की जाए? बिल्कुल, आपने भी इन्वेस्ट किया था जब आपने अपना चैनल बनाया था? देखिए, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी काम आप दिखाने के लिए आपको, वैसे तो कहते हैं लोग वीडियो नॉर्मल मोबाइल से भी बन जाती है, लेकिन अच्छा यही होता है कि आपके पास थोड़ा सा कैमरा अच्छा हो, क्योंकि नॉर्मल जब आप आज ऐसा दौर है कि हर किसी के पास आईफोन या कैमरा, हर कोई इस तरह की वीडियोस बना रहा है, तो इसमें मुश्किल हो जाता है कि एक नॉर्मल वीडियो से मोबाइल से वीडियो बनाना। लेकिन ये है कि चलें, अगर आपके पास इतना भी बजट नहीं है तो आप नॉर्मल मोबाइल से वीडियो बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि वहाँ रोशनी अच्छी हो, शोर शराबा इतना ना हो, और फिर आपका कंटेंट बहुत जानदार होना चाहिए ताकि लोग रुक के देखें कि भाई चलो कोई बात नहीं, वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन कंटेंट इतना जानदार है कि उसे रुक कर देखना चाहिए। और मैंने भी बिल्कुल जब इन्वेस्टमेंट की थी शुरू में, अम्मी ने मुझे नया मोबाइल दिला के दिया था, तो उस मोबाइल से मैंने वीडियोस बनाई थी। फिर वक्त के साथ साथ मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसमें ना वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मुझे एक माइक लेना चाहिए। तो फिर मैंने माइक भी लिया, उसके बाद लाइट वगैरह। तो ये वक्त के साथ साथ मैं इन्वेस्टमेंट करता रहा था जो वीडियो के अंदर फ़ायदा देती थी। अच्छा, क्या वक्त के साथ साथ अपडेट भी करना होता है अपना इक्विपमेंट, कुछ भी हो ऐसा है क्योंकि हाँ जी, आप वक्त के साथ साथ आपको अपडेट करने की ये ज़रूरत होती है कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप ट्रैवलिंग के अंदर आपको चाहिए होता है कि आप इतना बड़ा कैमरा तो आप लेके जा नहीं सकते, तो आपको कुछ एक छोटा सा प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो इतना नज़रों में भी ना आए और आप उसके अंदर वीडियोस बना सकें। ऐसा भी होता है लोग मोबाइल से बनाना शुरू करते हैं और वक्त के साथ साथ वो अपडेट करते हैं, कैमरे के ऊपर आ जाते हैं। कोई माइक पहले उनका छोटा होता है, माइक फिर आस्ता आस्ता बड़ा हो जाता है, फिर वो बाहर शूट करते हैं और इंडोर उनको लाइटिंग का इशू होता है, तो फिर वो अपनी लाइटिंग भी अपडेट करते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा तलहा,
हुक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली आपके जो शॉर्ट कंटेंट की हम बात करें उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी कंटेंट लिखते हैं तो क्या आप उसमें फिर लिखने के बाद ये सोचते हैं अच्छा उसके जो पहले 3 सेकंड 2 सेकंड क्योंकि ज़्यादा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है उस पर? जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो जब आपकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, अब आपको फिर ये देखना पड़ता है कि जो शुरू के मेरे 5 से 7 सेकंड है, मुझे उस अपने पूरे कंटेंट में से कोई ऐसी लाइन पिक करनी है जो मैं बिल्कुल शुरू में रख सकूं और उसमें इतना हुक हो कि लोग जो हैं इसे स्क्रॉल ना करते जाएं, लोग रुक के देखें कि भाई आगे इस वीडियो में क्या था। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी अपनी वीडियोज़ में ऐसे ही करता हूँ कि शुरू के जो मेरे 5 से 7 सेकंड होती है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसके अंदर कुछ ऐसा चटपटा डालूँ कि लोग रुक के देखें इसको। ओके। कुछ लोग शॉर्ट कंटेंट पे ज़्यादा, आप क्योंकि शॉर्ट कंटेंट ही कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट कंटेंट पे काम करते हुए उन्होंने बड़ा नाम बनाया, कुछ हमने देखा लॉन्ग वीडियोस भी, वीलॉग्स करते हैं, और एट द सेम टाइम हमने लोगों को दोनों मॉडल्स पे भी काम करते देखा कि शॉर्ट कंटेंट भी है उनका डायलॉग्स वाला स्क्रिप्टेड, और एट द सेम टाइम वीलॉग्स, क्योंकि ज़्यादा समटाइम्स यूट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है कि लॉन्ग वीडियोज़ हों ताकि ऐड लग सके उसमें। व्हाट्स योर ओपिनियन, जो नए लोग हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी आगाज़ किया है, क्या उनके लिए लॉन्ग वीडियोस बेहतर है जो कि आपको लगता है करनी चाहिए, या कि आप कहेंगे नहीं स्टार्ट विद द रील्स, उस फॉर्मेट में शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्टेड वन, ताकि बड़ा एक प्लान्ड कंटेंट आप एग्जीक्यूट कर सकें? मुझे ऐसा लगता है कि जो नया बंदा है उसको आने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए शुरुआत शॉर्ट्स या रील के साथ करना चाहिए, जो आपका 1.5 मिनट या 2 मिनट या मिनट का कंटेंट है, उससे आप बनाएं और अपना एक नाम बना लें कि फ़िलाना, जैसे मैं तलहा हूँ, एक फ़िलाना किसी और का ना, कोई भी रिजवान है, जो XYZ जो भी है, वो अपना एक नाम बना ले उस शॉर्ट कंटेंट से। और फिर जब वक्त के साथ साथ 6 महीने साल बाद जब उसका एक इंडस्ट्री के अंदर एक नाम हो जाए कि भाई ये भी कंटेंट बनाता है, चाहे वो फ़नी है, चाहे वो ट्रैवलिंग है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो फिर उसके बाद उसको चाहिए कि वो यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट का भी आगाज़ कर देंगे, कि उसकी ऑडियंस तो पहले ही होगी, उसका एक फेस वैल्यू होगी, तो फिर जब वो लॉन्ग पे आएगा तो उसके लिए आसानी होगी। और क्या लोगोज, ग्राफिक्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि हम देखते हैं कुछ थंबनेल भी, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग वो प्रॉपर अपने चैनल का एक नाम रखेंगे, अपने उस सीरीज़ का कोई नाम रखेंगे, ग्राफिक्स बनाएंगे उसमें, हम देखेंगे समटाइम्स 3D इमेजेस भी वो यूज़ कर रहे होते हैं, और बड़ा उसमें हाई क्वालिटी काम वो उसमें डालते हैं। ज़रा उसकी वैल्यू तो बढ़ जाती है, बट उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। इन योर केस हमने देखा आपने बड़ा रॉ रखा, उसको बड़ा नेचुरल रखा, आपने उसमें कोई इस तरह से उसको नहीं सजाया ऐसी चीज़ों से, ग्राफिक से। आपका ओपिनियन क्या है? यही चीज़ ठीक है कि यही प्लेटफॉर्म्स ऑर्गेनिक कंटेंट को, रॉ कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं? एल्गोरिथम ऐसा है? एल्गोरिथम की तो बात अभी जैसे अपने पहले की कि कोई ऐसा कंटेंट बनाता है कि उनका डिज़ाइन और सारा चीज़ें एक सादा सी रहती है, और कोई ऐसा होता है कि वो थंबनेल के अंदर भी कलर ग्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं, एडवांस वीडियोस बना रहे हैं और साथ VFX वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अहम होती हैं कि आपका अच्छे से अच्छा थंबनेल हो, आपके जो कैप्शन है वो मजबूत हो, और आपका जो चैनल की जो बैकग्राउंड में थंबनेल है, जो थंबनेल उसको डिज़ाइन कहते हैं, तो वो आपकी चीज़ें मायने रखती हैं। आपका कलरफुल होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको देखें, कैची होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें, कलर्स भी कैची हो और वो टेक्स्ट भी कैची हो, भले वो छोटा हो लेकिन वो कैची हो, पढ़ा जा रहा हो, आप पढ़ा, हाँ, अच्छा, क्या आप भी ऐसे किसी थंबनेल पे या ऐसे कैप्शन आप भी क्या कभी ऐड करते हैं जिससे लोग बस क्लिक करें और देखें, और अंदर वीडियो जाहिर है वो डिफरेंट हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से लोगों को आपने अट्रैक्ट करना है कि वो आपकी वीडियो को क्लिक करें? मैंने ऐसे कोशिश की तो नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी करने की कोशिश की है। कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने एक कैची सा कैप्शन डाला था, ताकि जो है, लेकिन उसमें जो चीज़ मैंने कैप्शन में बयान की थी वो वीडियो के अंदर भी थी। ऐसा नहीं था कि वो वीडियो के अंदर कुछ और था और मैंने खाली क्लिक बेट के लिए लिख दिया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ लिखूँ तो वो अंदर वीडियो में भी वही हो। और आपका खुद अब शौक थोड़ा लॉन्ग वीडियोस की तरफ डेवलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? जी बिल्कुल, मेरा शॉर्ट्स फॉर्मेट से लॉन्ग वीडियो की तरफ मेरा खुद का जो ध्यान है ना वो डेवलप हो रहा है। ऑलराइट। अच्छा तला, ज़रा स्क्रिप्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। कुछ लोग प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटर्स हायर करते हैं। हम अगर वीलॉगर्स की बात करें, कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें, प्रॉपरली वो स्क्रिप्ट राइटर्स को हायर करते हैं, स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। वो अलग बात है, एक नई राय उसमें ये कायम हो चुकी है जी। अब तो चैट GPT या जेमिनी या दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं AI के, जिससे आप पॉइंटर्स ले सकते हैं, स्क्रिप्ट कर सकते हैं। आप चूँकि खुद लिखते हैं तो हम ये अक्सर ये देखते हैं, लोग आपसे मुतालिक सवाल करते हैं, तलहा आपकी इतनी अच्छी उर्दू, इतना अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे है? तो ये स्क्रिप्ट सारा खुद होता है तलहा, या कभी हेल्प भी ले लेते हैं स्क्रिप्ट की फॉर्म में किसी से?
अच्छा शुएब भाई, जैसा ये है कि स्क्रिप्ट के लिए मैं बिल्कुल हेल्प ले लेता हूँ घर वालों से, उनको जाके बताता हूँ कि ये मेरे पास टॉपिक है, फिलहाल मैं सब्जी वाले पे कंटेंट बना रहा हूँ, तो मेरे जहन में जितने पॉइंट्स होते हैं मैं उनको लिख के उनके पास ले जाता हूँ, वो भी बताते हैं कि भाई इनके अंदर ये चीज़ें मज़ीद ऐड हो सकती हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई कंटेंट ऐसा भी होता है जो मैं पूरे का पूरा टोटली मैं खुद लिख लेता हूँ। जैसे भी मैं यहाँ पे किसी ऐसी जगह आया जहाँ पे मुझे कोई एक करैक्टर ऐसा नज़र आ रहा है, तो मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल पे सारा काम करना होता है कि मैं उसको, उस किरदार को ऑब्ज़र्व करूँ कि वो क्या बात कर रहा है, किस तरह से उसके एक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में होती हैं और काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनकी मैंने स्क्रिप्ट घर वालों से लिखवाई और कुछ कुछ ऐसी थी जिन टोटली मैंने खुद लिखी। ओके, कभी किसी कंटेंट को बनाने में फ़िल्टर का इस्तेमाल भी किया? फ़िल्टर का इस्तेमाल बिल्कुल मैंने किया। फ़िल्टर के एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। मैंने एक बच्चा बनाया था जो मेहमानों के साथ आता है और कभी कहता है कि मुझे ये भी अपने साथ लेके जाना है, आप लोगों ने कबूतर पाले हुए हैं, मुझे वो दिखाओ, और फिर जाते जाते कह के जाता है आपकी जो मेरी अम्मी है वो आपके बारे में फ़लानी बातें बोल रही थी, सारी चुगलियाँ खा के जाता है। तो उसके अंदर मैंने फ़िल्टर यूज़ किया था बेबी फेस वाला, बच्चे वाला। तो नीचे कमेंट में सब लोगों ने भरना शुरू कर दिया, भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है फेस बेबी वाला लगाने की, तुम्हारे तो खुद बच्चों वाला चेहरा है। तो ये मैंने एक बार किया था और बड़ा एक, लेकिन वो चले आपको एक सर्टेन एक्ट के लिए तो एक अटायर डिफरेंट करने के लिए। वैसे हम जो पूछे तो ब्यूटी फिल्टर की बात कर रहे थे कि आज जी फेस थोड़ा डल हुआ है तो ब्यूटी फिल्टर ऐड कर दिया एंड देन वीडियो अपलोड कर दी। नहीं, मैंने उसमें कंटेंट के लिए बेबी फिल्टर यूज किया था। लेकिन बेबी फिल्टर के अलावा आज तक कोई और फिल्टर इस्तेमाल नहीं हुआ? फिल्टर कोई और इस्तेमाल मुझे हुआ नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं आते कि किसी में वो तितलियां आ रही हैं, किसी में कोई बलून्स आ रहे हैं। किसी में गाल लाल हो गए हैं। गाल लाल हो गए। गाल लाल होने वाली तो खैर बहुत ही सारे अब फिल्टर आ चुके ओवरऑल। अच्छा, कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी वीडियो आपने बनाई हो जिससे कोई खानदान में नाराज हो गया हो, फुप्पी खाला कोई कॉल आई हो, देखे ना आपके बेटे ने ये कंटेंट बनाया है, हमें हिट हो गया। मैंने कंटेंट तो बहुत सारे बनाए हैं, मैंने खाला के ऊपर, फुप्पो के ऊपर, खानदान के कुछ बच्चों के ऊपर जो गेम खेलते रहते हैं, लेकिन कभी उनकी तरफ से ये नहीं आया कि ये आपने मेरे पे कंटेंट बना दिया, क्योंकि अगर वो खुद फोन करेंगे तो ये तो उनकी जगह सही है ना कि बोलेंगे हमारे ऊपर ही कंटेंट बना दिया, इसलिए वो खामोश रहते हैं। लेकिन आप अपनी बात पहुंचा देते हैं। बात अपनी पहुंचा देता हूँ। तलहा, कभी अपने ही इसी कंटेंट में किसी एक्टर को रिप्रेजेंट करना हुआ, आपने पाकिस्तानी एक्टर को किसी भी कंटेंट के लिए, किस एक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? मैं अपनी वीडियोस में खुद आप वहाज बनना चाहेंगे, आप फवाद खान बनना चाहेंगे, आप मुनीब बनना चाहेंगे? मैंने तो कुछ नाम लिए हैं, कोई ऐसा नाम? मुझे लगता है शायद बिलाल अब्बास बनना चाहेंगे। ऑलराइट, उनके मैंने कई ड्रामे देखे भी हैं ना, तो इसलिए मुझे है कि शायद उनका किरदार अदा कर लूं। नहीं, वी रियली विश कि आप कोई ऐसी वीडियो भी बनाएं एंड आई एम श्योर आप कहीं किसी ना किसी हद तक ज़रूर आप कामयाब भी हो जाएंगे। कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आपको मौका मिले कि आप कंटेंट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, आप ख्वाहिश रखते हैं, वो कौन है? मुनीब भट्ट हैं और उनके अलावा जो है मुझे भी एग्जैक्ट ये नाम याद नहीं आ रहा है। अनदर कंटेंट क्रिएटर जिसके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे किसी वीडियो में? वो हमारे हैं, अब्बास बुखारी होते हैं, उसके अलावा पसंद है आपको? यस, अब्बास बुखारी हैं, दफा आपने मेंशन किया। हाँ, अबरार भाई हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी वीडियोस में देखता रहता हूँ और मुझे अभी भी नाम उनका याद नहीं आता, लेकिन मुझे होता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके साथ वीडियोस बनाऊंगा। और फीमेल एक्ट्रेस ऐसी कोई जिनके साथ आपकी ख्वाहिश है कि आप वीडियो बनाएं? नहीं, फीमेल एक्टर मैंने इतना ड्रामे जो है ना, इतने इनके नाम वाइज याद नहीं होता, और फिर मुझे होता है कि मेरा जो कंटेंट है ना उसमें इस तरह से कुछ बैठता नहीं है कि ड्रामा इंडस्ट्री और कोई एक्टिंग वगैरह। नहीं, कोई हो वैसे ख्वाहिश के फैन मोमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें कि एक फैन मोमेंट हो जाता है ना कि कहीं मिल गए एंड देन आपने वीडियो क्रिएट कर दी। माहिरा खान है, हानिया आमिर है, आई मीन बहुत सारी, सज्जल हैं, सबा कमर हैं, तो कोई बहुत सारे ऐसे, इकरा अजीज हैं, और उनके अलावा और भी जिनके आजकल कोई ड्रामा वगैरह आ रहा है, लेकिन पता नहीं उनका नाम क्या था, लेकिन इस तरह के मैंने बहुत सारे देखे हुए भी हैं। ऑलराइट, और ऐसे में ही ज़रा जब कंटेंट की हम बात कर रहे होते हैं, कई दफ़ा ऐसा भी होता होगा तलहा कि आप भी किसी को मशवरा देते होंगे, फेलो कंटेंट क्रिएटर्स को, ये अगर तुम इस तरह करते तो और बेहतर होता है। एट द सेम टाइम समटाइम्स आपको भी मशवरा मिल जाता है और आप उसे वैल्यू भी करते हैं जब एक मुस्तरद मशवरा मिलता है। कोई ऐसा मशवरा जो कि आपको मिला हो? ये ज़रूरी होता है कि जब कोई आपका सीनियर आपको मशवरा देता है कि आपने कंटेंट तो बना लिया है, लेकिन आपको इस चीज़ में ख्याल रखने की ज़रूरत है
कि आपने ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करनी या कुछ इस तरह का कंटेंट नहीं दिखाना जिससे जो है किसी की दिल आज़ारी हो। तो ये बात मैं बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो मुझे इस तरह का मशवरा देते हैं और फिर मैं अमल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा, लास्टली मुझे भी ऐसा, मैंने खुद भी एक दफ़ा मशवरा दिया था किसी को कि उन्होंने एक स्टोरी वगैरह ऐसी लगाई थी तो मुझे हो रहा था कि ये सेफ़ नहीं है उनके अकाउंट के लिए। फिर मैंने उनको बताया और उन्होंने फिर उसको रिमूव कर दी थी। ओके, अच्छा, आखिर में ये बताएं कि कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया हो आपकी करियर में? शुरू की बात है जब मुझे इतना नहीं अंदाज़ा था कि ब्रांड्स को कैसे डील करना है या कोई आता है आपके पास उसको किस तरह से बताना है, तो वकास भाई हमारे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बड़े भाई की तरह रहनुमाई की थी। क्या बात है वकास, यू आर अमेजिंग। अदरवाइज भी वो तो ज़बरदस्त बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। आज हमने कोशिश की कि ज़रा कंटेंट जर्नी पर बात करें और जो लोग तलहा से कुछ सवाल करना चाहते थे, अक्सर ऐसा होता है बिकॉज आप बहुत से इवेंट्स पे देखते हैं तलहा को इनवाइट किया जाता है, वो आपको इंस्पायर कर रहे होते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी इस सेगमेंट के थ्रू आप तक ये बात पहुंचाएं। हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, कंसिस्टेंसी कितनी इसमें इंपॉर्टेंट है, कंटेंट क्रिएशन में ओरिजिनलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, आज इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम रोज़ाना की बुनियाद पे सहरी और अफ्तारी से मुतालिक बात कर रहे होते हैं, किस तरह से आपने उसकी रूटीन को बेहतर करना है। बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फिर भी आप हमारी नहीं सुनते। नहीं सुनते हैं, कुछ लोग बहुत सारे लोग सुनते हैं, हमें बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस आते हैं और लोग बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी रूटीन को चेंज किया और किस तरीके से कौन सी एडवाइस उनके लिए हेल्पफुल रही है। Absolutely. बट वो लोग जो अभी तक नहीं सुन पा रहे, क्या चाहते हैं हम क्या करें? हम तो कोशिश पूरी करते हैं कि आप लोग किसी ना किसी तरह से किसी चीज़ पे अमल करें। कोई बात नहीं, आप उनसे देखें, इस तरह ना करें ना, वो कहेंगे कि हम सुनते ही नहीं फिर आपको, तो हम कोशिश करते हैं नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बताएं कि हम किस तरह से समझाएं, हम उस तरीके से आपको पता है कि आप रिक्वेस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम। सो यही बात हमें करनी है। लेकिन आज हमारा मौजू है बड़ा सिंपल सा, इसको हमने रखा है कि हम अक्सर जब ये बात कर रहे होते हैं कि सुन्नत है कि जब आप अफ्तारी करें तो आप खजूर से अफ्तारी करें, और खजूर जो कि फ़ाइबर भी है, जिसमें ज़्यादा शुगर का कंटेंट भी है, लेकिन वो ना शुगर स्पाइक नहीं देता। सो आज इसको ज़रा अंडरस्टैंड भी करते हैं। जब हम बात करते हैं ना कि रमज़ान और सेहत, जब हम बात करते हैं रमज़ान और साइंस, तो खजूर की साइंस क्या है आज इसको भी समझेंगे। प्लस जिनको रमज़ान में ड्यू टू एनी रीज़न कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ज़ैनब गोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट, इज विद अस, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट, ज़बरदस्त। खजूर से अफ्तारी ज़रा सुन्नत भी है, थोड़ा साइंसी एतबार से समझाएं हमें ज़ैनब कि वाई खजूर। खजूर का अगर हम बेनिफिट्स पे बात करें तो वो इतने सारे हैं कि वो करते करते अनकाउंटेबल। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, क्योंकि वो आपके लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन है जो कि आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा कर रही है, आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा कर रही है, जिन लोगों में खून की कमी है वो उनको भी बेहतर कर रही है। और अगर आप अच्छी स्किन चाहते हो, अच्छी ग्लोइंग नेचुरल स्किन चाहते हो ना, तो उसके लिए खजूर एक बेहतरीन आपका खाना हो सकता है। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि भूख लग रही है, स्नैक्स स्किन पे मंचन करें, बहुत सारे लोग जो अनहेल्दी स्नैक्स पे मंचन करते हैं, अगर वो खजूर पे मंच करते हैं तो उनकी जो है वो क्रेविंग्स भी पूरी हो जाती हैं, उनको जो है वो हेल्दी फैट्स भी मिल जाते हैं और उनकी न्यूट्रिशन जो है वो भी अच्छी रहती है। बट देन अगेन क्वांटिटी मैटर करती है, राइट? Yes, पोर्शन of आपने course. कैसे कंट्रोल करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि खजूर जो है वो शायद बहुत अच्छा फ्रूट है तो हम इसको 10-10, 15-15 खा सकते हैं एक टाइम पे। मैं अक्सर लोगों से ये बात पूछती हूँ, करती हूँ कि या तो चीज़ खानी है या बिल्कुल नहीं खानी। ओके। और अगर खानी है तो इतनी खानी है कि उसकी इंतहा कर देनी है। सही। अब जैसे पूरा साल मैं लिटरली लोगों को बताती रहती हूँ खजूर ज़रूर खानी है, खजूर ज़रूर खानी है। पूरे साल में महीने में एक बार खा लेंगे, रमज़ान जैसे ही आता है, रमज़ान डे 1 से लेके लास्ट तक, रमज़ान तक बस खजूर खाते चले जाते हैं और लिटरली टेबल पे 4-4, 5-5 खजूर मैं लोगों को खाते देख रही होती हूँ। जैसे ही आप रोज़ा इफ्तार करते हो, आपकी बड़ी एनर्जी लो हुई होती है, आप बड़ा डिहाइड्रेटेड हुए हुए होते हो, आपको हाइड्रेशन की भी ज़रूरत है, आपको एनर्जी की भी ज़रूरत है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए अपनी बॉडी को एक मैनेज करने के लिए। एक दोबारा से मुझे लगता है बिल्डिंग ब्लॉक्स आप रख रहे होते हो अपनी बॉडी के इफ्तार के बाद, तो वो डिपेंड करता है आपने क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स रखने हैं। अब 4 से 5 खजूर ठीक है, नेचुरल स्वीटनर है, लेकिन 4 से 5 खजूर एक शुगर को मैं कहती हूँ
चलो हम स्पाइक की बात नहीं भी करते, लेकिन शुगर को अच्छा खासा बॉडी में बढ़ा देती है। जब चीनी इतनी ज़्यादा बॉडी में बढ़ गई है, शुगर बढ़ गई है, आप बाकी काम नहीं कर पाते हो, आप लेजी हो जाते हो। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं इफ्तार के बाद तो कुछ किया ही नहीं जाता, रोज़े में हम फिर काम कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, इफ्तार के बाद बिल्कुल हम बेड रेस्ट पे होते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा होता। उसके रीजंस यही होते हैं, कुछ हम मीठा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ हम फ्राइड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो इसलिए हिलना जुलना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है हमारा। अगर आप खजूर के फ़ायदे लेना चाहते हो तो एक टाइम पे मैक्सिमम 2 या 3 खजूरें इस्तेमाल करें। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि खजूर की कौन सी टाइप इस्तेमाल करें, खजूर की कौन सी इकसाम में ज़्यादा मुदाफ़ियत है, क्या बेहतरीन है। खजूर खाएं सही, प्लीज़, एनी टाइप ऑफ खजूर। वही ज़मीर ने जैसे कहा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खाओ सही, खजूर खाएं, जरूर खाएं। कौन सी खानी है, डोका खाएं, मबरूम खाएं, आपने अजवा खानी है, कुछ भी खाओ जो अवेलेबल है वो खाओ। और 2 से 3 खजूरें आप खा लें और उसके बाद लिटरली आप फुल हो जाते हो। सही बात है। आपको कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं रहती। अब किन लोगों ने खजूर नहीं खानी, जिन लोगों को डायबिटीज़ है और बहुत सुअर डायबिटीज़ है, उनकी जो है वो, इवन चंद पेशेंट्स होते हैं जिनकी HbA1c जो टेस्ट होता है शुगर का, वो तकरीबन 7.5 7.10 तक जा रहा होता है, जबकि नॉर्मल रेंजेस हमारी 5.5 पे आती हैं। उसके बाद हम प्री डायबिटीज़ स्टार्ट करते हैं, देन डायबिटीज़ आ जाती है। तो आपने अगर अपने आप को एक इम्पैक्ट रखना है, कॉम्पैक्ट करके रखना है ना, अपने रोज़े पूरे करने हैं आपने, तो आपको चाहिए कि आप हफ्ते में, शुगर पेशेंट्स जो हैं, रमज़ान में इफ्तार जैसे 7 दिन है तो आप कम से कम 3 से 4 दिन एक खजूर खा सकते हैं। ठीक। उसके अलावा बहुत ज़्यादा खजूर का यूज़ मत करें। उसके रीजंस ये होते हैं कि जैसे मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि बच्चों को जैसे आप स्प्रेड्स बना के दे रहे हो, तो चॉकलेट स्प्रेड्स मार्केट से आप खरीदते हो, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन खजूर का स्प्रेड आप घर पे खुद बना सकते हो। खजूर का स्प्रेड बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप खजूर को जो है वो पानी में सोक करके रखो, उसके बाद आप उसको ग्राइंड कर लो। ऑफ कोर्स एक्सेस पानी रिमूव करने के बाद खजूर नरम हो जाती है, आप उसको ग्राइंड करो और स्टोर कर दो फॉर अ वीक। ठीक है। कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा जो है वो आयरन डेफिशिएंट है, उसको खून की कमी है, वो बार बार थक जाता है, निढाल रहता है, आप खुद अगर बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हो, नहीं समझ आता कि कैसे कोप अप करें अपनी एनर्जी के साथ, तो इसी खजूर को मैश करते हुए आप इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी अपनी किशमिश डाल लें। वो आपके और ब्लड को बेहतर करती है, आपकी इम्यूनिटी को और बूस्ट अप करती है। तो आप डेली बेसिस पे जो आप बच्चों को दे रहे हैं ना, रोटी के साथ ब्रेड पे लगा कर, वैसे तो ब्रेड ना दें, लेकिन अगर दे रहे हैं तो उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड्स और वो हेजलनट स्प्रेड्स लगाने के बजाय ये डेट्स वाला स्प्रेड जो है ये लगा कर। अब किसी को हो सकता है हेजलनट बहुत पसंद हो, बेचारा क्या करे? तो आप मार्केट से जाएं, हेजलनट खरीदें, हेजलनट को घर पे लाके ड्राई रोस्ट करें या उसको बेक करें ऑन 160 फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद उसका ऊपर वाला ब्राउन रिमूव करें, उसको फिर ग्राइंड करें और वो आपका हेजलनट जो है ना वो स्प्रेड रेडी है। जिसको पसंद है उसे भी नापसंद हो जाए नहीं, लेकिन वो मेहनत करे, अगर उसे पसंद है तो हेजलनट स्प्रेड घर पे खुद बनाए। अब पीनट बटर जो है हम घर पे बहुत इजीली खुद बना सकते हैं, मैं बाहर से महंगे खरीदने की जरूरत ही नहीं है। पीनट्स आपने लेने, उनको एज इट इज आपने रोस्ट करना है, अदरवाइज आप उनको बेक कर लो। उसके बाद उसका भी छिलका रिमूव करो, उसको ग्राइंडर में डालो, थोड़ा सा इसके अंदर आपने नमक डालना है, थोड़ा सा इसके अंदर आप जो है वो बटर डालो, आप इसको मैश कर लो। चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए तो कोको पाउडर की 1 चम्मच डाल दो, आपका पीनट बटर रेडी है। अच्छा, ये देखिए, ये तो आप एक ही बार जार्स बना के रख सकते हैं, देन आप इसको यूज करें महीना, तो थोड़ी देर की मेहनत है और उसके बाद आप इजीली एक हेल्दी चीज खा रहे हैं। करना मेहनत। बिल्कुल। एक बहुत पसंद ही नहीं है ना, मुझे पीनट बटर पसंद है ना मुझे हेजलनट पसंद है। जिंदगी में पता नहीं मुझे, मैं आई एम वेरी सिलेक्टिव, यू नो। ये एक आपके बच्चों के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो आप उसके लिए रेडी करके चीज रख देते हो। देखिए, मार्केट से जाके आप खरीद लाते हो चीज, वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट देती है। प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, समटाइम्स आपको डाउट्स भी होते हैं, सॉल्ट कंटेंट कितना है कितना नहीं है। बिल्कुल, तो खुद बनाएंगे और शेल्फ लाइफ एनहांस करने के लिए उसमें बहुत सारे जो है ना वो एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन जो घर में बना रहे हैं वो लाइक वीक के लिए या मंथ के लिए? फॉर अ वीक। और विंटर्स हैं तो अब आप 1.5 वीक के लिए भी बना सकते हो, लेकिन उसके बाद आप उसको यूज मत करें। ओके ज़ैनब, वैसे जनरली हम ये देखते हैं कि कुछ जगहों पे खजूर भी, इवन हेजलनट भी मैंने देखा है कि अगर आपने इसको सही स्टोर नहीं किया तो मे बी ड्यू टू ह्यूमिडिटी और वाट खराब हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे ही है। कैसे स्टोर करें इसको? उसको स्टोर करने का बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले तो कोई भी जो जार आप ले रहे हो वो शीशे का होना चाहिए। दूसरा, आपको उसको स्टरलाइज करना चाहिए। स्टरलाइजर्स अगर नहीं है तो घर पे कम से कम गर्म पानी में उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद आपने उसको जब भी निकालना है तो हाथ से या किसी भी कपड़े से उसको मत पकड़ें, वरना आप जर्म्स उसको फिर दे रहे हैं। कोई जो हमारे आते हैं ना स्पैचुलास आते हैं जिसको हम वो पकड़ सकते हैं रबड़ से या कुछ भी, उससे किसी ग्रिल पे रखें उसको, ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। जैसे ही वो ड्राई हो जाए
उसको अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद अपनी खजूर को जब स्टोर करें तो ये कोशिश करें उसको प्रेस करके करें ताकि उसके अंदर बबल्स जो हैं वो ना बने। जो एयर बबल्स अंदर बन जाते हैं ना वो आपकी स्टोरेज को खराब करते हैं। और स्टिल अगर आपको लगता है कि आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो आप अंदर क्लिंक लगा सकते हो या आप उसके अंदर जो है वो रैपिंग शीट डाल के ऊपर से उसको टाइट लिड जो कि एयर टाइट जार्स हो उसमें स्टोर करें तो आपका कभी भी स्प्रेड खराब नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों को हमें समझ नहीं आ रहा होता दूध कैसे इनकॉर्पोरेट करें। सही बात है, बच्चे बिल्कुल नहीं पीते। तो उसके लिए जो खजूर का आपने ये बनाया है, हेजलनट का बनाया है, आप इसको खजूर को उसमें डाल दो। इवन शेक्स में हम अगर बच्चों को बनाना शेक बना के दे रहे हैं, आगे सीजन में मैंगोज आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, तो उसमें चीनी डालने की बजाय आप जो है वो खजूर डालो। और इवन ये दिस पीनट बटर बच्चे शौक से पी लेते हैं दूध के साथ। अच्छा, आप उसको उतना ही फायदेमंद होता है अगर खजूर ऐड कर दी जाए स्मूदीज में, जिस तरह हम यही कह रहे होते हैं सबको कि चीनी के बजाय खजूर ऐड, ये ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये सिर्फ जिन लोगों ने वजन कम करना है उनके लिए अच्छा नहीं है, बाकी सबके लिए अच्छा है। क्योंकि उसमें डिफरेंस ये है, आप खजूर डालोगे, आप मैक्सिमम 2 से 3 खजूर डालोगे। जब आप 1 चम्मच लोगे ना तो उसमें तकरीबन 3 से 4 खजूरों की वो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो बच्चों को आप ये समझो कि एक दिन में आप 3 से 4 खजूर दे रहे हो। और ऑलमोस्ट मैंने नोटिस करती हूँ पेशेंट्स में, बच्चों में, कि 2 आफ्टर 2 पहले तो जो कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने का तरीका होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है 2 साल से छोटे बच्चों में। 2 साल के बाद बच्चों में इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन देखी जाती है जो कि क्रॉनिक होती है, लंबे अरसे तक चलती है और बहुत सारी पेन के साथ और प्रॉब्लमैटिक होती है क्योंकि वो दूध छोड़ नहीं रहे होते, सॉलिड्स पे आ नहीं रहे होते, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन। बड़े बुजुर्गों में जो खाना नहीं खा रहे होते उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आप डेली बेसिस पे अगर खजूर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो वो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जिन लोगों को लास्ट मंथ्स या लास्ट ट्राइमेस्टर आई वुड से 3 माह जो होते हैं, उसमें अगर डेली बेसिस पे 3 से 4 खजूर, ऑफ कोर्स अगर आप डायबिटिक नहीं हो, आपको जो है वो प्रेगनेंसी में डायबिटीज नहीं हुई तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपकी नेचुरल लेबर में बहुत हेल्प करता है। आपकी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर, ये बेसिकली हदीस भी है कि आपकी जो है ना बॉडी ईज में आ जाती है आफ्टर बर्थ। इवन आपने अपनी बॉडी को जब स्टोर करना है, बॉडी को ठीक करना है, तो आपके लिए खजूर उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पंजीरियाँ और चीज़ें बन रही होती हैं लेकिन उसमें हम खजूर को अवॉइड कर जाते हैं। खजूर को हम बिल्कुल साइड पे निकाल देते हैं। खजूर को ऐड ऑन करने का मुझे तो एक बड़ा मज़े का तरीका ये लगता है, आप सारे नट्स, सीड्स सब कुछ लो, आप उनको थोड़ा थोड़ा ड्राई रोस्ट करो, सीड्स को भी, अपने नट्स को भी, लेकिन प्लीज़ देसी घी में नहीं करना, ड्राई रोस्ट करना है। मैंने लोगों को मेंशन कर दे वरना तो हम देसी घी में कर रहे हैं। मैंने लिटरली लोगों को देखा है देसी घी में गूंदे अलग से कर रहे हैं, एंड पे जाके टेस्ट सेम हो जाता है। मुझे तो यही लगता है टेस्ट सेम हो जाता है। आप कैलोरीज से फिक्सेस करते हो, आप चारों गूंदे भी डालो, चारों मग्स भी डालो, उसके बाद सेसमे सीड्स डालो, तिल जिसको हम कहते हैं सफ़ेद काले डालो, सनफ्लावर सीड्स डालो, सब डालो, नट्स में पिस्ता बादाम काजू जो भी आपको पसंद है, इंजीर और खजूर सोक करके रखो, वो नरम हो जाए, उनको जो है वो ग्राइंड करो और इन नट्स के साथ बाइंड करके एक प्रॉपर आप इनको बॉल शेप बना सकते हो, आप इनकी जो है वो स्क्वायर कटिंग कर सकते हो। ये बेसिकली आपकी बॉडी को बड़ा इम्यून करता है, बड़ी आपकी जो है ना वो समझे ताकत देता है बॉडी को, तो आप उसको उस तरह से कर सकते हो। और ये देखिए बजाय इसके कि फिर आप मतलब एक ऑप्शन के तौर पे जैसे खजूर के बजाय अगर आप उस बॉल से रोजा इफ्तार कर रहे हैं तो कितना एनर्जेटिक सा है वो, बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। फाइबर भी और है। जो दूध आप बना रहे हो, बहुत सारे लोग इफ्तार में दूध का इस्तेमाल करते हैं, ये समझ नहीं आ रहा होता दूध के अंदर ऐड ऑन क्या करें। अनहेल्दी ऑप्शंस में जाने के बजाय आप यही 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध के अंदर डाल के उसका शेक बना लो, वो दूध के अंदर आपकी एनर्जी भी ऐड ऑन हो जाएगी और आपको जो एक वो मीठा टेस्ट चाहिए ना वो भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़ैनब के, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी हैबिट्स ख़राब है खाने पीने की, कॉन्स्टिपेशन इन रमज़ान। ऐसे में अंजीर का इस्तेमाल, चूँकि हम अक्सर बात करते हैं कि अंजीर को आप रात को भिगो के रख दें और सुबह आप उसका इस्तेमाल करें तो इट हेल्प्स इन योर गट हेल्थ। सो प्लीज़ ज़रा सजेस्ट करें रमज़ान में अंजीर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इंजीर एक बेसिक नेचुरल लेग्जेटिव है, खजूर भी होती है लेकिन इंजीर उससे भी ज़्यादा होती है। इंजीर के अंदर जो छोटे छोटे उसके वो दाने होते हैं ना, वो आपकी जाके कॉलन को साफ करने में बहुत ज़्यादा करामद होते हैं। अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फ्रेश इंजीर नहीं अवेलेबल होती। अगर किसी ने फ्रेश फिग जिसको हम कहते हैं वो खाई भी हो तो उसको इस इंजीर का मज़ा नहीं आता। वो तो पर्पलिश बड़ी मीठी सी और बड़ी सॉफ्ट सी, हाँ, अब वो खाते हो तो उसके बाद इस इंजीर का मज़ा नहीं आता। और इस इंजीर का एक जो समझे मुझे ड्रॉबैक या साइड इफेक्ट लगता है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इंजीर बेची जाती है उसको गुड़ में सोख करके ताकि उसका वेट बढ़ाने के लिए उसको और मीठे शीरे में पकाया जाता है। तो
तो उसको ठीक करने का तरीका भी यही है, आप उसको सोक करके रखो, उसके पानी को एक बार रिमूव करो, उसके बाद दोबारा पानी डालो, जब तक पानी साफ ना हो जाए तब तक वो गुड़ उसके अंदर है। अच्छा। वो रिमूव होने के बाद आप करो। अच्छा, अब अक्सर लोग कहेंगे गुड़ भी तो हमारे लिए अच्छा है, हम उसको भी ले सकते हैं, तो इंजीर से हम उतारे क्यों? देखिए, गुड़ खाने के लिए आपको और तरीके भी बहुत हैं। इंजीर को इंजीर की तरह एंजॉय करें। एक चीज जब दूसरे के साथ मिलती है तो वो जाके हिंड्रेंस कॉज करते हैं एब्जॉर्प्शन में। तो आपको चाहिए कि आप इंजीर के टाइम पे सिर्फ उसी को एंजॉय करें। और इंजीर जो है वो आपको ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से बचाती है, बल्कि मैंने अपने, अच्छा कॉन्स्टिपेशन पे अगर मैं कहूँ, मेरी एक पेशेंट आती थी मेरे पास, उसको लिटरली वो कहती थी कि मुझे क्रॉनिक है और 3-4 साल से मेरी है, मैं सिर्फ वो ड्रॉप्स मिलते हैं वो इस्तेमाल करूँ तो मैं वॉशरूम जाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जाती। मैंने ऐसे कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम 2 चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन करो। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक, रात को इंजीर भिगो के रखो, सुबह उठ के तुमने वो लेनी है। दूसरा, लहसुन के छोटे छोटे पीसेस करो, उसको मुंह में रखो, ऊपर से पानी पी लो। अब लहसुन का जो फायदा है वो ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए, बल्कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों का ब्लड थिक हो जाता है, रमजान में ब्लड थिक होना भी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि पानी नहीं पिया जाता। ब्लड थिनर्स, हम वो गोलियां आ रही होती हैं, वो खाई जा रहे होते हैं और उससे जो है वो ब्लड थिन बहुत ज़्यादा हो जाता है कई लोगों का। लेकिन अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हो तो प्रॉपर ब्लड थिनिंग भी हो जाती है, आपकी जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी ट्रीट हो जाती है, और लहसुन के और भी बहुत फायदे। लहसुन कॉन्स्टिपेशन को कैसे ट्रीट कर रहा होता है? लहसुन कॉन्स्टिपेशन को इस तरह से ट्रीट करता है कि जो आपकी कॉलन होती है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आपका फासिद मादा स्टोर हो रहा होता है, उसकी रिमूवल में इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो जाके उसको ट्रीट करते हैं और उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। दैट मींस छोड़े फिर बाकी दवाइयां और बहुत से वो पाउडर्स भी आते हैं जो आप मिक्स करके सिरप्स एंड एवरीथिंग साथ-साथ। हां, तो ये तो इजी सी चीज है। 2 चीजें नेचुरल चीजें, अल्लाह ने कितनी शिफा रखी हैं चीजों में। सिर्फ ये है कि हमें ख्याल करने की जरूरत है कि पहले ज़माने में भी तो बीमारियां एग्जिस्ट करती थी ना, तो हर्बल यही चीजें जो है। और अगर किसी को लहसुन का टेस्ट नहीं पसंद आता, फॉर एग्जांपल, तो आप लहसुन को शहद में स्टोर करके रखो। अच्छा, फॉर 10 डेज वो फर्मेंट हो जाएंगे, उसके बाद उसका टेस्ट जो है वो जरा अच्छा हो जाएगा, शहद की अफादियत भी आ जाएगी, लहसुन की भी आ जाएगी, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। अच्छा ज़ैनब, कॉन्स्टिपेशन के लिहाज से हम ये देख रहे होते हैं कि इसबगोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रमज़ान में। अक्सर लोग सहरी में भी, इफ्तारी में भी दही में डाल के और या खाली गर्म पानी में डाल के उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वक्त भी नहीं पता होता कि किस टाइम पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्या नुकसानात भी हैं इसके? देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप जब बहुत ज़्यादा इसबगोल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो और आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पे आपने क्या करना है। आपको फाइबर चाहिए बेसिकली। आप चाहे वो वेजिटेबल से ले लो, चाहे फ्रूट से ले लो, चाहे इसबगोल से ले लो, चाहे चिया सीड से ले लो, आपको फाइबर चाहिए। अब हर टाइम अगर आप इफ्तार में भी, डिनर में भी, सहरी में भी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी ज़रा तबीयत अपसेट रहती है उससे। आई हैव सीन मेनी पीपल जो डायरियल साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि आईबीएस जो है ना वो ट्रिगर हो जाता है बहुत सारे लोगों का। अब आईबीएस जो है वो डायरियल भी होता है और कॉन्स्टिपेशन साइड पे भी होता है। आपने उसको ट्रीट करना है तो आपको डिफरेंट एपिसोड्स में चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे आप इफ्तार करो तो आप फ्रूट खा रहे हो, वो फाइबर चला गया। रात में कोशिश करो कि जो भी आप डिनर करो उसमें रॉ सैलड ज़रूर हो, ताकि आपकी एटलीस्ट फाइबर की कुछ तो इंटेक पूरी हो। उसके बाद आपने पानी में, दूध में, जैसे भी लेना है, आप इसबगोल की 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसके ऊपर से आपने 2-3 ग्लास पानी और पीना है ताकि वो बॉडी में फूल भी जाए और एब्जॉर्ब भी हो जाए। नाश्ते में आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करो, या तो कोई लगा वट एवर यू लाइक, दोनों में से, दोनों की अफादियत ही बहुत है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आप अगर ये 3-4 चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो ब्लॉटिंग का बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि हम किस तरह से खुद को ट्रीट करें। वो 3-4 चीज़ें हैं, उनको मिक्स करके एक जार बना लें और उसको डेली बेसिस पे खाएं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। जिसमें वो एक पैन में कोई ऑयल नहीं डालना, फिर मैं कह रही हूँ ड्राई रोस्ट करना है, ज़ीरा, अजवाइन, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा और इसके अंदर सफ़ेद इलायची, जो ग्रीन इलायची हमारी होती है, आप इसको डाल लें, रोस्ट करें। उसके बाद आप इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के रखें। डेली बेसिस पे आप रात को अपने डिनर के साथ 1 चम्मच उसका इस्तेमाल कर लें। रमज़ान के बाद इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो आपके नाश्ते के साथ होगा। अभी फिलहाल रमज़ान में आपने इसको डिनर के साथ इस्तेमाल करना है। आपकी ब्लॉटिंग, आपकी पफिनेस, जो लोग अक्सर उठते हैं तो आंखें सूजी हुई होती हैं, नीचे से बहुत आई बैग्स बने हुए होते हैं, वो बहुत हद तक ट्रीट हो जाएंगे। यस। और दूसरा, लोगों में एक रिवाज रमज़ान में स्पेसिफिकली आता है कि चाय भी पीनी है, ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीनी है। उन्हें लगता है कि शायद जो हमने फ्राइड आइटम्स खाए हैं वो इससे हम सप्रेस कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन होती है इससे? ऐसा नहीं हो सकता ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, खाना हजम नहीं होगा, जितनी कैलोरीज आपने खाई हैं वो तो रहेंगी ही। आप डिहाइड्रेट होते जाओगे,
वही बात है, जैसे चाय के बदले में आपने पानी पीना है, वैसे इसके बदले में भी आपने पानी पीना हाँ, लेकिन देखें हमारे तकरीबन नेशनल इशू है ये कि हम ढेर सारा खा के एंड पे ग्रीन टी विदाउट शुगर प्लीज ये होता है। और नींबू भी अंदर डाल। हाँ, नींबू भी डाल के। ये हमारे अंदर शायद सोच है एक ग्रीन टी को लेकर, और एक सर दर्द है, पेट खराब है, टेंशन है, कुछ भी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, सफेद बोतल पीनी है, ठीक हो जाएगा सब। नमक नींबू डाल के। हाँ, नमक नींबू डाल के सब ठीक हो जाएगा। काले नमक का भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा होता है ना काला नमक, उसके भी कहते हैं बड़े फायदे। स्पीचलेस। अच्छा, ये थोड़ा इसके पीछे साइंस बताएं। ये जो कहते हैं ना काला नमक ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है फिर माल्टे के साथ, क्योंकि आजकल तो रमजान अगर देखें तो वो है भी मौसम ऐसा। मज़े की बात ये है कि जो काला नमक लोग कहते हैं वो बेसिकली सारी अफादियत वो पिंक सॉल्ट की है। काला नमक एक अलग चीज़ है, पिंक सॉल्ट एक अलग चीज़ है, टेबल सॉल्ट एक अलग चीज़ है। जो सफ़ेद नमक है वो है जो सी सॉल्ट है, यानी समंदर से उसको पानी में से लिया जाता है, ड्राई करके बनाया जाता है। जो पिंक सॉल्ट है वो आपका ये जो हमारी ख्योड़ा से आ रहा है वो सारा नमक है, और वो नमक जो है ना वो बेसिक आपके न्यूट्रिशन के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन सफ़ेद नमक को इस्तेमाल करना भी इसलिए ज़रूरी है, हाँ कुछ टाइम मैं अपनी गलती भी मानती हूँ कि कुछ टाइम मैंने खुद लोगों को कहा कि हाँ आप पिंक सॉल्ट ही यूज़ करें, वाइट सॉल्ट बिल्कुल बेशक छोड़ दें। वाइट सॉल्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसलिए क्योंकि वो आयोडाइज्ड हमारे पास मिल रहा है। हमारी बॉडी में जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है हमारी किसी डाइट से वो पूरी नहीं होगी। अब तो मार्केट में आयोडाइज्ड पिंक सॉल्ट भी तो है। आयोडाइज्ड पिंक सॉल्ट है लेकिन वो महंगा है ना, लोग इसलिए वो खरीदते नहीं है। So that means आयोडाइज्ड सॉल्ट जरूरी है, चाहे पिंक हो चाहे व्हाइट। हाँ, आयोडाइज्ड सॉल्ट लें, आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक पैक वो ले लें, एक सिंपल ले लो और उनको मिक्स करके यूज कर लो। ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि मेरे पास लिटरली लोग आके ये कह रहे हैं वो तो इतना महंगा हम तो यूज ही नहीं कर सकते। हालांकि मैंने अपनी जिंदगी में महंगा नमक नहीं सुना, पिंक सॉल्ट भी इतना महंगा नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं तो हम मान लेते हैं और उसका अल्टरनेट हम बता देते हैं। व्हाइट सॉल्ट कहते हैं जाहिर है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इन्वेस्ट करना चाहिए। हां, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप 2 पैकेट्स ले आओ, एक आयोडाइज्ड सॉल्ट पिंक सॉल्ट ले आओ और एक जो है वो व्हाइट सॉल्ट लाके उन दोनों को मिक्स कर लो, तो आपकी क्वांटिटी बैलेंस हो जाएगी, आपका जो एनर्जी हम आयोडीन और वो चाह रहे हैं वो भी पूरी हो जाएगी और आपके पिंक सॉल्ट के बेनिफिट्स भी पूरे हो जाएंगे, आप उसको इस्तेमाल भी कर लोगे। अब एक चीज ये कि आपने पूछा ऑरेंज के साथ नमक लगा के काला नमक, सीधा ही रेसिस्ट काला नमक। हाँ ये ऑरेंज को एज इट इज क्यों नहीं हम एंजॉय करते? ऑरेंज में विटामिन सी के लेवल्स इतने अच्छे होते हैं हमारी बॉडी में, हम ऑरेंज खाते हैं हजम करने के लिए अपने बाकी खानों को, नमक हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमने ऑरेंज हजम करना है। ये साइंस मेरी समझ से तो बाहर है, ये न्यूट्रिशन की किसी किताब में ये शायद वही कहते हैं कि ड्यूल इफेक्ट आएगा। वो डुअल इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा होता, आप उल्टा अपनी स्टमक की लाइनिंग खराब कर रहे होते हैं उल्टी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके। तो आप बजाय अपने आप को हार्म करने के आप चीज़ों को ठीक करने की तरफ क्यों ना चलें? ठीक करने की तरफ आप इस तरह से चलो कि कोई भी फ्रूट है, कोई सा फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, उसको रॉ फॉर्म में एंजॉय करो, कुछ भी ना उस पे स्प्रिंकल करें ऊपर, कुछ मत करो। जैसे खजूर बेचारी जो है ना वो भी बड़ी वो उसमें रहती है, खजूर इस तरह से होती है कि आपने खाली खजूर जो थी वो लोग नहीं खा रहे थे, तो हमने कहा जी आप बाहर चॉकलेट डाल लें, लगा लें उसको, अंदर आप नट डाल लें, बेनिफिट्स तो हैं लेकिन आप उसको कैलोरीज में कितना बढ़ा देते हो। वो घर में देखते हैं ना, कहते हैं ना डार्क चॉकलेट अगर ऐड कर दें तो उसका कितनी कैलोरीज नहीं होती, हमारी अपने फॉर्मूले ना साइंस। डार्क चॉकलेट वाकई आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत अच्छा और कैलोरीज जो है वो एज कम्पेयर टू वाइट एंड नॉर्मल मिल्क चॉकलेट जो होती है उससे बहुत कम होती है। लेकिन ये अच्छा है ना कि आप एक बादाम ऐड कर लें, खजूर है और उसको आप डिप नहीं क्रीम ना करें ना, आप उसको डिप कर लें डार्क चॉकलेट में। ये सभी ना आप ही बहुत अच्छी हैं जो ये रेसिपी दे रही हैं, अदरवाइज मैं जो लोगों को देखती हूँ ना वो क्या करें, खजूर ले रहे हैं उसके अंदर नट्स को ग्राइंड करके क्रीम में मिक्स करके वो फिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद पाउडर भी, उसके बाद ऊपर डार्क चॉकलेट की लेयर है, उसके बाद व्हाइट चॉकलेट की लेयर है, उसके ऊपर कोको पाउडर, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिन अरब ममालिक में से जाके ये रेसिपी सीख के आ रहे हैं, उन अरब ममालिक का जो मौसम है, जो वहाँ के हालात हैं, वो हमसे बहुत डिफरेंट है। एंड देन लाइफस्टाइल भी तो मैटर करता है ना। आप यहाँ पे मार्केट तक जाते हैं और मार्केट तक जाने के लिए आपको गाड़ी बाइक इसकी जरूरत होती है, बिल्कुल वॉक नहीं है। और रमजान में तो वाकई हम तो ऐसे हो जाते हैं जैसे बस जिंदगी ना बस पाकिस्तान से जैसे ही आप स्टेप आउट करते हो ना, कोई एक्स्ट्रा वॉक और एक्सरसाइज किए बगैर आपके डेली के मेरा ख्याल है 15,000 to 20,000 स्टेप्स हो रहे होते हैं। और अगर आप उम्रे पे चले गए तो 40,000 स्टेप्स हो रहे होते हैं जिस दिन आप उम्रा करो स्पेसिफिकली। ऐसे ही है। और पाकिस्तान में लोगों को हम एफर्ट करा के मुश्किल से
6,000 से 10,000 के दरमियान लेकर आते इतना हैं। भी लोग कर लें, जीत है आपकी ज़ैनब। हाँ हाँ, मैं बड़ी सक्सेस समझती हूँ जब कोई मुझे कहता है ना यही है। कि मैंने 6,000 स्टेप्स आज 6,000 complete स्टेप किया। करवा लिए हैं। तो मैं आगे से कहती हूँ पिक्चर सेंड करो 6,000 हुए हैं या नहीं हुए। और ये एतबार भी नहीं रहा ना, क्या करें, मामला ऐसा हो गया। और ये बड़ा ज़रूरी है जी कि अपनी सेहत पे हम इन्वेस्ट करें। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। सो आज का हमारा मौजू खजूर और अंजीर, और बिलखुसूस हमने आज बात अपनी गट हेल्थ को कैसे आपने इंप्रूव करना है। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने रेसिपी भी बता दी, कितना अच्छा बता दिया कैसे अंजीर आपके लिए फ़ायदेमंद है, कैसे आपने उसको पहले साफ़ करना है फिर इस्तेमाल करना है, एंड यू नो लहसन उसके फ़ायदे। अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। डायबिटीज़ ये एक अनफॉर्चुनेटली बढ़ती हुई बीमारी हमें दिखाई दे रही है इस मुल्क में। हर बार जब हम किसी भी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो हमें एक ऐसा फिगर बताते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है, कितना नंबर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता है। अब जब हो जाती है डायबिटीज़ तो उसके बाद एक सोल्यूशन नज़र आता है, वो इंसुलिन का आ रहा होता है जी, कि इंसुलिन लगा लेते हैं। उसके बाद खैर खाना पीना भी हो जाता है कि हम तो इंसुलिन लगा रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ी सोच है ना, कोई है बात नहीं, इंसुलिन लगा लेना, खाओ मीठा मीठा खाओ, और वो मीठा खा भी रहे होते हैं लोग, और उनको लगता है कि अच्छा एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई तो अब ये ठीक तो हो नहीं सकती, एक ऐसी बीमारी है जो साथ चलनी है, बस जितना कंट्रोल कर सकते हैं करते रहें, नहीं हो सकती तो नहीं, अब बस ज़िंदगी ऐसी गुजर जानी है। लेकिन अब किस तरह से तरक्की हो गई है मेडिकल साइंस की, अगर मैं बात करूँ तो पहले तो ये इंसुलिन पे खुश होता है। अब ये कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना कितना आसान हो गया है। आसान इन द सेंस कि अगर आप लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, वो अगर नहीं करते तो डेफिनेटली वो एक मुश्किल काम है। एट द सेम टाइम डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है। अब लोग कहेंगे डायबिटीज़ रिवर्स कैसे होती है, तो एक ऐसी बीमारी है जो कि बस हो जाए तो हो जाती है, वो ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो तो पहले भी हम उनको होस्ट कर चुके हैं, इस मौजू पे बात कर चुके हैं, बट उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी है। किताब का टाइटल है हाउ आई रिवर्स्ड माई डायबिटीज़। 2004 में इनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, उसके बाद ये ज़ाहिर मेडिकेशन और सब चीज़ें उसको फॉलो कर रहे होते हैं। 2021 में जाके ये सोचते हैं कि ये क्या ज़िंदगी हुई, ये तो ऐसे नहीं चलेगा। तो बहुत ज़्यादा स्टडी करना शुरू कर देते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उसको लिटरेचर देखते हैं, उसका हर चीज़ पढ़ने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आई कैन रिवर्स माई डायबिटीज़। और एंड गेस व्हाट, उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया, दवाइयाँ ख़त्म हो गई। आप कैसे कर सकते हैं, रमज़ान में कैसे कर सकते हैं? और ये बड़ा अच्छा उन्होंने इस पर लिखा हुआ है कि जब भी आपने करना है तो आप ये मत सोचें कि बस इसको किताब को पढ़ लिया और आपने कर लिया, आपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अशरफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, द कॉन्करर ऑफ डायबिटीज़, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। ग्रेट। 2004 से लेकर 2021 की ज़िंदगी कैसी थी? बड़ी टफ ज़िंदगी थी जी, और मिजरी वाली ज़िंदगी थी, स्लेवरी वाली ज़िंदगी थी, और ये ऐसी सज़ा थी जिसका मैंने जुर्म भी नहीं किया हुआ था। ये शुगर ऐसी सज़ा थी, मुझे गोलियों की जो सज़ा होगी जिसका इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती थी। मुझे 2004 में जब शुगर हुई, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में बेस था, पीसी और मैरियट चेन्स के साथ मैं काम करता था। मुझे जब पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, बड़ा नाम था उनका उस वक्त। उन्होंने एक गोली लिख दी कि जी ये आपने गोली खानी। ठीक है। अच्छा, मेरा एक आम जैसे हर बंदे का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये गोली कितने दिन खानी है? बिल्कुल। वो बड़े अजीब तरीके से उन्होंने देखा कि लगता है इनको कभी है नहीं, इनकी फैमिली में कोई नहीं बंदा। कहने लगा ये सारी ज़िंदगी खानी है। बड़ा एक अजीब लगा कि यार मुझे कौन सा रोग लग गया है कि मैंने अब ज़िंदगी भर ये दवाई खानी है। शुएब साहब, अगर वो गोली जो उन्होंने पहली दी, अगर वो सारी ज़िंदगी भी खानी हो ना, और उसके साथ मैं जो चाहूँ खाता फिरूँ, मेरा ख्याल डील बुरी नहीं है। अगर से एक गोली जो उन्होंने मुझे पहले दिन दी, अगर वो मैंने सारी ज़िंदगी भी खानी हो और उसके बाद फिर मेरी फ्रीडम हो, लाइफस्टाइल जैसे भी रखूँ, मेरा ख्याल डील बुरी नहीं थी। ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि वो गोली कांस्टेंट नहीं रहती। वो गोली 6 महीनों के बाद उसकी डोज बढ़ जाएगी। वो गोली तो आगाज़ है, वो तो आगाज़ है। 6 महीनों के बाद डोज डबल हो जाएगी, 2 साल के बाद वो गोली सुबह भी हो जाएगी, शाम भी हो जाएगी, और 3-4 साल के बाद उस गोली के साथ एक और गोली लग जाएगी, फिर वो गोली की डोज डबल हो जाएगी, सुबह शाम हो जाएगी, फिर तीसरी गोली लग जाएगी। एंड पे डॉक्टर साहब कहेंगे 17-18 साल जब हो जाएंगे आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। 17-18 भी आपने कह दिया,
3-3, 4-4 साल बाद नहीं, इंसुलिन then पे आ again, जाते हैं। टैबलेट्स की अगर आप बात करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट्स भी तो हैं साइड ना, इफेक्ट्स जो में अभी आप ले उसी रहे पे हैं। आने लगा। इनमें से हर गोली का साइड इफेक्ट है। जो सबसे मशहूर गोली है जिसका मॉलिक्यूल मैं बताऊंगा, मेटफॉर्मिन। बिल्कुल। मेटफॉर्मिन आपके मैदे का सत्यानाश कर देगी। ऐसे ही है। मेटफॉर्मिन आपकी बॉडी से B12 जो विटामिन है उसको डिप्लीट कर देगी। जब B12 डिप्लीट होगा, आपकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाएगी, आपका डिमेंशिया स्टार्ट हो जाएगा B12 की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब आपकी न्यूरोपैथी स्टार्ट होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अब आपको पेन किलर, न्यूरो की जो मेडिसिन है वो देना शुरू कर देंगे। आपकी बॉडी से मैग्नीशियम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब मैग्नीशियम ख़त्म होगा तो आपको क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। जब नींद डिस्टर्ब होगी तो आप नींद की गोलियों पे चले जाओगे। फिर इस तरीके से एक और गोली है जो सल्फोनेल यूरिया की क्लास है, उससे आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है। मतलब आपका ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब उसकी रिपोर्ट्स आएगी, डॉक्टर कहेंगे अब आपको स्टैटन्स लेने चाहिए। जब स्टैटन्स लेंगे तो आपको वो बीमारियाँ लगेंगी। अब स्टैटन्स पे पूरी दुनिया चीख रही है कि यार ये कौन सी गोली है कि जिससे आप मतलब लोगों के हार्ट अटैक में कमी नहीं आ रही। गोलियां $1 ट्रिलियन की सेल है इसकी स्टैटन्स की। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोली ये लिपिड लोअरिंग गोलियां हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यही बिकती हैं और हार्ट अटैक में कमी नहीं आई, ठीक है। जब आपके लिपिड्स बढ़ेंगे तो स्टैटन लगेंगे तो उसके अच्छा, स्टैटन की एक और इसकी खूबी ये है, इसकी खामी ये है कि ये शुगर करती है। अच्छा, मतलब अगर किसी बंदे को शुगर नहीं है और उसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, उसको 5 साल बाद शुगर हो जानी है। ओके। ये ऐसा विशेष सर्कल में बंदा फंसता है कि निकलने का नाम ही नहीं होता। मैंने मेटफॉर्मिन खाई, सल्फोनेल यूरिया, सीटाग्लिप्टन, एम्पाग्लाइफ्लोजन जो यूरिन के रास्ते पेशाब को बाहर शुगर को बाहर निकालती है, 4 गोलियां मैंने खाई। मुझे 18 साल हो गए। अब 18 साल मुझे इतनी रियलाइज, अच्छा इसके साथ जो न्यूरोपैथी वो स्टार्ट होगी, डिमेंशिया उसके लिए B12 खा रहा हूँ, मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, स्टैटन्स खा रहा हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर की गोली बहुत पहले की लगी हुई थी, ये शुगर से भी पहले की लगी हुई थी, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2022 में जब रेजोल्यूशन पास की कि नया साल है, नई रेजोल्यूशंस हैं, मैंने शुएब साहब पढ़ना शुरू किया। अब दुनिया में ना सभी मोनोपोली नहीं है इल्म के ऊपर। कोई बंदा भी जिस फील्ड में भी वो पढ़ना चाहे उसको ChatGPT, गूगल, हर तरह का नॉलेज अवेलेबल है। बस आपने उस पर अमल करना है, उसको देखना है कि सही सोर्स क्या है। मैं वो पढ़ते पढ़ते दुनिया के वो जो अजीम दिमाग थे उस पर पहुँच गया, ठीक है। उन्होंने जब मैंने उनकी किताबें पढ़ी, एक किताब पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, मैंने 45 डेज़ में कोई 3-4 किताबें पढ़ ली और पता चला कि अंदर तो कहानी कोई लंबी नहीं थी। इट्स अ डाइटरी डिसऑर्डर। सारे डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आपके पास कितने डॉक्टर आते हैं यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल का जब भी जिक्र आता है ना हमारे यहाँ, हम समझते हैं शायद वॉक को लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल में 80% इज़ योर फूड, 80%। अगर आप अपनी फूड को दुरुस्त कर लें, आपकी 80% जंग आप उधर ही जीत जाते हैं। सो इसको हम यूँ रख लेते हैं कि क्योंकि रमज़ान का एक माहौल भी है, सहरी और अफ्तारी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम निकाल दें अपने दस्तरखान से तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। जितने भी हम लोग हमें देख रहे हैं जो कि डायबिटीज़ जिनको टाइप 2 है और वो इंसुलिन पे या गोलियों पर हैं, वो क्या करें? अपने सहरी और अफ्तारी में क्या चीज़ निकाल दें और क्या चीज़ ऐड कर दें तो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। पूरी दुनिया में फास्टिंग रिकमेंडेड है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए, जिसको गोरे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो फास्टिंग है इसको गोरे ड्राई फास्टिंग कहते हैं। ड्राई फास्टिंग इज़ 4 टाइम्स मोर इफेक्टिव दैन इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने नाश्ता वो करना, सहरी वो करनी है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम तक फीलिंग ऑफ फुलनेस हो, ठीक है, आपको एनर्जी थोड़ी थोड़ी रिलीज़ हो रही हो। ओके। एक होता है एनर्जी का बस्ट, ठीक है। वो अगर आप बस्ट लगेगा तो पहले एक दफ़ा आपकी शुगर टॉप पे जाएगी, साथ ही क्रैश हो जाएगी। 9 बजे बंदा भूखा फिर रहा होगा और उसको वो देखता होगा, उसको कहते रोज़ा लग गया। हमारी खुराक में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, किसी चीज़ की ममानियत नहीं है, सारी चीज़ें खाएंगे, लेकिन खानी वो चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो और शुगर में कन्वर्ट हो। ठीक है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है वो है फैट्स, हेल्दी फैट्स, ठीक है। अगर आप अपने सहरी में मक्खन या ऑलिव ऑयल या देसी घी का 1 चम्मच चाय वाय में डाल के पीते हैं तो आपको काफ़ी देर तक एनर्जी उसकी मिलती है। दूसरे नंबर पे हैं प्रोटीन्स।
ठीक। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन है, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। बेहतरीन प्रोटीन एनिमल प्रोटीन है, जिसमें अंडे हैं, गोश्त है, कीमा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप अपने मेन जो कोर्स है वो आप प्रोटीन पे रखें, ठीक है, और उसको आपने देसी घी में पकाया हुआ हो, अंडा है अगर फ्राई कर लें, ऑमलेट बना लें। मेरी सहरी में मैं 3 से 4 अंडे खाता हूँ, ठीक है, और साथ में मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, ये चाय पी लेता हूँ, और थोड़ा सा मैं दही ले लेता हूँ, ठीक है। दही से मुझे हेल्दी कार्ब्स मिल जाते हैं, मुझे प्रोटीन भी मिल जाती है, और इससे मुझे काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है और एनर्जी मेरी क्रैश नहीं होती। एक चीज़ मैं शोएब साहब आपसे कहूँगा, ये मंथ है फास्टिंग का, ये फीस्टिंग का नहीं है। सही बात, ठीक है। ये फास्टिंग और फीस्टिंग ना, हम पाकिस्तानियों का जो खाने पीने का बजट होता है आम दिनों की बजाय ये डबल ट्रिपल हो जाता है। ऐसा ही इसका होता है। मतलब ये है कि हमारा फोकस किस चीज़ पे है, खाने पे है, जबकि हुक्म क्या था, फास्टिंग का था। फास्टिंग में आपने, मैं थोड़ा सा ब्लंट होने लगा हूँ कि जो पाकिस्तानी जो रोज़े रखते हैं ना, ये मुसलमानों वाले रोज़े नहीं हैं। ये एक मुकाबला है खाने का। सहरी में भी इतना खाएंगे कि अज़ान का आखिरी कलमा आ रहा होगा और हम पानी पिए जा रहे होंगे। कहीं सब्र नहीं है, कहीं पे डिसिप्लिन नहीं है। और अफ्तारी में भी कुछ लोगों को मैंने देखा है, इवन 5 स्टार होटल्स में, कि उन्होंने खजूर जो है ना हाथ में पकड़ के रखी हुई है कि उधर से अज़ान आए और वो इतना भी स्पेस ना हो कि कोई देर ना हो जाए, इस लेवल के। आप सब्र, डिसिप्लिन, रोज़ा यही सिखाता है ना। और रोज़े का जो मकसद है वो भी है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आपकी प्योरिफिकेशन हो सके, आपके अंदर तज़किया, तकवा आ सके, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। आपकी बॉडी में जो रोज़ा रोल प्ले करता है वो ऑटोफेजी का रोल प्ले करता है कि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, वो रिसाइकल हो जाते हैं। कैंसर का अभी इस पर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है सर, ऑटोफेजी पे, बिल्कुल, कि कैंसर सेल्स वो खाए जाते हैं, वो कंज्यूम हो जाते हैं, वो बढ़ते ही नहीं है। रोज़ा जब आप रखते हैं आपके इंसुलिन लेवल कम से कम होते हैं। जब इंसुलिन लेवल कम से कम होते हैं तो आपकी बॉडी रीसेट होने शुरू हो जाती है, ठीक है। आपके अगर मैं सहरी को मैं इसको बंद कर दूं कि पानी आप पी लें और साथ लस्सी पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, सैलड खा सकते हैं। अगर आप गोलियों पे हैं फिर आप ये सहरी नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी गोलियां कांस्टेंट हैं तो इससे आप जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। आपने अपने डॉक्टर को बताना होगा जी ये मैंने सहरी करनी है, मेरी गोलियां उसके हिसाब से गोली खाऊं या डोज कम करेंगे या नहीं करेंगे, डॉक्टर डिफाइन करेगा। ये डॉक्टर डिफाइन बहुत जरूरी है। अगर आपने यही वाली सहरी कर ली और गोलियां आपने वही की, सर 2 घंटे बाद आप हाइपो में चल जाएंगे, रोज़ा तोड़ना पड़ जाएगा। और मेजॉरिटी ऐसी होती है। सर मैंने जब मुझे 2004 में शुगर हुई, पहला रमज़ान जब आया तो मैं तो रोज़े रखता था, 8 पहरे रोज़े जिसको कहते हैं, कि रात का खाना खाया हुआ, सहरी की नहीं और रोज़ा रखा हुआ। तो मैंने सहरी की, रोज़ा रखा और 2 घंटे बाद मैं कांपना शुरू हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, वो कहने लगे यार आप मरीज़ हो, आपको तो रोज़ा आप पे फ़र्ज़ ही नहीं है। सब बड़ा अफसोस हुआ। 1 दफ़ा ट्राई की, 2 दफ़ा ट्राई की, 3 नहीं ट्राई हुई। मैंने ज़िंदगी में 18 साल बाद रोज़े रखे हैं, ये मेरा 5वां रमज़ान आ रहा है। और मेरी वजह से, मेरे मैसेज की वजह से पाकिस्तान में सर लाखों लोगों ने दोबारा रोज़े शुरू किए। उनकी दवाइयाँ छूटी कि शुगर तो ग़िज़ाई बीमारी है ना, अगर ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, जो गोली आप खाते हैं वो इसलिए खाते हैं कि आपकी शुगर पीछे से कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आ रही है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दें या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कर दें, आपकी शुगर कम हो जाएगी, आपकी गोलियां कम हो जाएगी। हम जरा ये करते हैं कि सहरी में जिस तरह आपने बताया कि 3 से 4 अंडे हो गए, 3 अंडे हो गए चलें, और उसके बाद आपने थोड़ा सा दही लेना है, पानी पी लेना है, एंड दैट्स इट, आपकी सहरी होगी। अब और थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, देसी घी, उसमें आप देसी घी, बटर या आप ऑलिव ऑयल आप अपनी चाय में डालें, उससे आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, कैलोरीज भी आपको मिलेगी। अफ्तार में क्या करें? अफ्तार में जी या तुखमलंगा का एक गिलास से शुरू करें। तुखमलंगा आपने पहले से भिगो के रखा हुआ हो, उसमें फाइबर होता है और पेट को ना काफ़ी जगह वो घेर लेता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सिरका डालें, नमक शमक डालें, अपने हिसाब से उसको कर लें। और ये तो आपका मशरूब हो गया, ठीक है। इसमें आप लेमन शेमन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, या आप ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस बना, स्मूदी बना लें ग्रीन वेजिटेबल्स की। खजूर से रोज़ा खोलें और उसके बाद सर जो आपका खाना है ना, बस वो खाएं। सर इस्लाम में सुबह शाम खाने का
हुक्म है। तो सुबह दोपहर शाम तो कहीं पे नहीं, दोपहर शाम तो कहीं पे भी नहीं है ना। दोपहर तो हमने ऐड कर लिया, दोपहर हमने ऐड और किया, फिर शाम के स्नैक्स भी हमने ऐड किए हैं। और खाना रात इस्लाम में तो लेंगे। मतलब सुबह शाम खाना है, ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बदतरीन बर्तन जिसको फुल किया जाता है ना, वो मैदा है, और ज़िंदा रहने के लिए, काम करने के लिए चंद लुकमे चाहिए होते हैं। ये बाकायदा अहादीस हैं। पकोड़े में और समोसे में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है इनके इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है ना। जो हमें पकौड़ा हजम है, करने के जो पकौड़ा है, पकौड़ा बनता है बेसन से, बेसन आता है चने से, है। चने में प्रोटीन है, ठीक है, ओके। कम प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। अच्छा, जो समोसा है वो बनता है रिफाइंड आटे से, जिसको मैदा कहते हैं। मैदा जो है, एक तरफ शुगर है, एक तरफ मैदा है। कॉमन सेंस कहती है कि जी शुगर से मेरी शुगर बढ़ेगी, नहीं, मैदे से बढ़ेगी शुगर। अच्छा। मैदे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी 90 है, शुगर का 65 है। अगर एक बंदे की शुगर लो हो जाए और वो कांपना शुरू हो जाए, मरने लगे, उसको सर शुगर ना दे, समोसा दे दें, उसको समोसा दे दे, या मैदे का एक चम्मच उसको देगा, उसको कहो पानी पी लो, वो ग्लूकोज की तरह एक्ट करेगा। ओके, ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसका 90 है, जबकि ग्लूकोज का 100 है। देखें कितना करीब करीब है। लेकिन ये पकोड़े तो, क्योंकि जो भी हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं वो कहते हैं पकोड़े नॉट रिकमेंडेड। पकौड़े देखें, वो जिस चीज़ से वो ऑयल जिस तरह से निकल नहीं, रहा होता है, वो अभी जिस तो- चीज़ से वो मना करते हैं वो मैं बताता हूँ, वो ऑयल है। ओके। एक वो बेसिकली बन जाता है रैंसर्ड ऑयल, राइट, वो अगर बेक्ड रिसाइकल है होके, या हाँ। एयर फ्रायर में तो फिर ठीक है, हाँ। एक दो खा लें। देखिए मैदा और बेसन में बहुत फर्क है। ठीक है। बेसन इज अ हेल्दी थिंग, ठीक ओके। है। बेसन की कोई रोटी भी खा तो सकता अगर है। मजबूरी में आपने खाना तो पकोड़े खा लें, समोसा नहीं। पकोड़े अच्छा, खा, बेसन की रोटी रिकमेंडेड होती है वैसे, अगर बेसन की especially weight रोटी loss के में लिए हो कम या- शुगर है ना, मतलब एक पराठा है और एक बेसन की रोटी है, तो बेसन की रोटी में आपको शुगर कम मिलेगी, ठीक है। ओके। लेकिन जो लोग गोलियां छोड़ देते हैं, उनको वो असल में रोटी से ओवरऑल ही निकल जाते हैं। रोटी से वो लगता है कि रोटी यार ये कोई आइडिया ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे रोटी खाए हुए, वैसे मैंने कल साग के साथ रोटी खाई थी। सर आपने खुद फॉलो नहीं किया, लेकिन चलें कोई बात नहीं। नहीं, इतनी कपड़े चीज से बात खाई होगी कल ऐसे ही। नहीं, कल जब मैं लाहौर से आ रहा था, कितने मैंने अरसे बाद खाई रोटी आपने? मैंने रोटी खाई है तकरीबन, मेरा ख्याल है कि 2-2.5 महीनों बाद को खाई है रोटी। ओके, दैट मीन्स अगर शुगर रिवर्स करने हैं तो रोटी निकाल दें। सर रोटी से आपकी शुगर बढ़ती है, चावलों से भी? चावलों से बढ़ती है। ये जितने सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स हैं, ठीक इनसे है। शुगर रोटी बढ़ती है। निकाल दी, चावल निकाल दिए, और मैदा निकाल दिया, यानी मैदा फ्राई वो आइटम। रोटी का वही एक ही बात होगी, एक ही बात होगी इट्स ना। व्हीट फ्लावर। हाँ। और ये क्या? दो चीज़ें सर। अच्छा, बस, that's it। चावल ज्यादा डेंजरस हैं या रोटी दोनों ज़्यादा ये dangerous दोनों Depend करता है कितनी खा कजन रही हैं, दोनों बहन भाई हैं, हैं? कजन नहीं नहीं, हैं। लेकिन अक्सर होता है ना कि चावल चावल में का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा। आलू, क्या शुगर पेशेंट्स? आलू भी बिल्कुल लीजिए, आलू भी निकाल भी, दें। ठीक है। मैं जिसको कहता हूँ ना, नो जीपीएस, मैंने किताब में जिक्र किया, नो जीपीएस, नो ग्रेन, नो पोटैटो, नो शुगर। ये No तीन grains, चीज़ें, no नो potato ग्रेन्स, and no sugar। नो पोटैटो, नो शुगर, नो जीपीएस डाइट पे आप आ जाएं। And when you say sugar, it's the refined one, right? सर सारी शुगर, नहीं, वो फ्रुक्टोज भी तो है ना, फ्रूट्स तो खाएंगे ना? फ्रूट खा सकते हैं। Okay. फ्रूट वो वाली कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। ठीक है। जो चीज़ मना है वो जूस है। बल्कि आपने juice फ्रूट मना का जिक्र किया, मैं इस पर क्लैरिफाई कर दूं कि तमाम जूसेस ये आपके जिगर के ऊपर हैवी होते हैं। फ्रेश जूसेस भी? सब फ्रेश जूसेस भी, डब्बे वाले भी, आपका जिगर अल्कोहल और फ्रूट जूस में कोई फ़र्क नहीं करता। सर हमारे आप अस्पतालों में जाए ना, जो मरीज होते हैं अस्पतालों हम तो में जो लेकर ही जाते हैं उसके लिए फ्रेश जूस। हाँ, मैं बताता हूँ, हाय हाय। हमारे अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं सर, ना सिर्फ यहाँ के, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को न्यूट्रिशन पे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। अभी अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जॉन एफ कैनेडी जूनियर, उसने अभी पिछले कुछ 15 दिन से वो बार बार चीख के कह रहा है कि जी मैं फंडिंग उन्हीं लोगों को दूंगा, उन्हीं इदारों को दूंगा जो डॉक्टरों को न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे। ओके। 1992 में जो डाइटरी गाइडलाइंस आई थी, उसमें उन्होंने जूस रेकमेंड किया हुआ था। अभी जो 6 जनवरी को 34 साल बाद जो डाइटरी गाइडलाइंस आई है नई रिजीम के तहत, उन्होंने सर उसको उल्टा कर दिया, जूस उन्होंने मना कर दिया है। ओके। सर आपका जिगर अल्कोहल और फ्रूट जूस में कोई तमीज़ नहीं करता। पाकिस्तानियों को फैटी लिवर क्यों हुआ? हम कौन सा कोई अल्कोहल कंट्री तो नहीं है हमारी। यस। मतलब मैं 56 साल का हूँ, मैंने आज तक मुझे ये नहीं पता ये बिकती कहाँ पे है, ठीक है। मतलब एक ख़ास क्लास होगी, वो उस तक चलती होगी। गरीबों को फैटी लिवर क्यों हुआ? सर दूध सोडा पीते हैं, सर दूध सोडा पीते हैं, डब्बे चीनी का जूस, दूध सोडा, और इवन चीनी में भी फ्रक्टोज होता है ना। चीनी में 50% फ्रक्टोज होता है, 50% ग्लूकोज होता है। जो फ्रक्टोज है ना,
वो आपके जिगर पे अटैक करता जाके। ओके। लेकिन कहते हैं हम चीनी नहीं खा रहे अक्सर लोग, हम तो गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, देसी गुड़ देखें का। गुड़ और चीनी में फ़र्क इतना है कि गुड़ में अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें, सोडियम पड़ा है। उसको सारे को निकाल कर जो नेकेड फॉर्म ऑफ शुगर बनेगी वो क्रिस्टल, ये ऐसे वाइट वो वाली, refined sugar ठीक है। होती है। इसमें सिवाय एम्प्टी कैलोरीज के कुछ भी नहीं है। अगर आप डाइट की डेफिनेशन पे जाएं, वाइट शुगर इज़ नॉट अ फूड, क्योंकि इसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है ही नहीं है, वो इसमें तो ना कोई विटामिन है, ना कोई मिनरल sugar है, है। कुछ भी नहीं, सिवाय एम्प्टी। इट्स अ न्यूट्रिशनली बैंकरप्ट केमिकल। ओके, लास्टली इसमें एक्सरसाइज का कितना रोल है? आपने एक्सरसाइज कितनी करनी है, कितनी रिकमेंड की जाती देखें है? एक्सरसाइज का रमज़ान में टाइमिंग बड़े मैटर करते हैं, ठीक ऐसे है? ही है। अगर आप सहरी करके एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपकी कैलोरीज जल्दी बर्न हो जाएंगी और आप हाइपो में जाना शुरू हो ठीक है। जाएंगे। सहरी के बाद आप हल्की फुल्की वॉक कर लें, ठीक है, या घर जरा में खाना मिक्स हो जाए ना अंदर। हाँ, खाना मिक्स हो जाए, क्योंकि खाना भी बहुत ज़्यादा खाया हुआ। अगर आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो आप अफ्तारी के बाद या तरावी के बाद जाकर आप एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि ठीक उस है। वक्त तक आपकी खुराक जो है हज़म हो चुकी होगी, या आप वॉक कर लें अफ्तारी के बाद, बस इतनी। और अगर ये कोई कर रहा है इसको 3-4 दिन पे उसने अपनी डाइट को चेंज किया, एक डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें, दूसरा अपने शुगर मॉनिटर करें। और एकदम गोलियां खुद से नहीं छोड़ें कि अब बिल्कुल, अच्छा साहब ने ये- कह ये दिया तो तो आप मैंने- मेडिसिन छोड़ के बैठ जाए। देखिए एक चीज आपने इतने अरसे से खराब की हुई है ना, तो बस स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, डाइट पे फोकस करेंगे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर आपके डॉक्टर आपको इजाजत दे तो तब आपने अपनी मेडिकेशन छोड़नी है। अर्शद साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत रियली शुक्रिया। विशिंग कि आपको जो मैसेज है ये बहुत आगे तक, जिस तरह आपने कहा कि बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आप रोजा माशाल्लाह रख पा रहे हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आपने ऐसी कहानी तो बहुत सुनी होंगी कि यहाँ से लड़कियाँ जिनकी शादी होती है, किसी की यूएस में, किसी की यूके में, किसी की ऑस्ट्रेलिया में, किसी की गल्फ़ में, कहीं और फिर वो अपनी ज़िंदगी जो बाकी ज़िंदगी होती है वहीं गुजार रही होती हैं और वहीं में करियर गोल हाँ, सब कुछ, everything। मतलब पूरी जिंदगी उसके हिसाब से चेंज कर लेती बिल्कुल, है। पूरी ज़िंदगी उनकी बदल जाती है, फिर वो उस लिहाज से चीज़ों को लेकर चल रही होती हैं। लेकिन आज हमारे पास इसकी बिल्कुल एक उलट एक कहानी है, वो आपके सामने रखेंगे भी। क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने समझा, कैसे अंडरस्टैंड किया, कैसे परसीव किया, कैसे अपना पूरा जो अपनी एक्सपर्टीज़ है वो उसमें लगाई कि अच्छा मुझे यहाँ पर काम करना है। हम एक ऐसी खातून से आज आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि 30 साल पहले पाकिस्तान आ गई, यानी पिया देश सुधार गई। उनकी शादी हुई, फ्रेंच खातून, वहाँ से शादी हुई और वो यहाँ पाकिस्तान आ गई और माशाल्लाह 30 सालों से इस्लामाबाद में मुकीम है। आज हम ज़रा ये भी पूछेंगे कि इन लॉज के साथ ज़िंदगी का आगाज़, मतलब शादी के पहले चंद साल वो कैसे रहे, क्योंकि हमारे कल्चर ऐसा है, हम अक्सर सवाल ख़वातीन से कर रहे होते हैं, डिफरेंट है यार, एंड अगेन इट्स वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। इसके साथ साथ इंसानी हुकूक की जब हम बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ काम किया, UN के साथ काम किया, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ काम किया, उस पर आवाज़ उठाई, एडवोकेसी की, और इस वक्त भी वो पाकिस्तान में वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ जो कायम करता एंटी रेप खुसूसी कमेटी है उसकी रुकन है, और पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ से मुतालिक जो मुख्तलिफ कवानीन हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उस पर वो काम कर रही हैं। विलारी खान यूसुफजई आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। ये 30 साल पाकिस्तान में, अगर दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात करें तो एक किस तरह जुमले से, में या एक जुमले में या चंद जुमलों में किस तरह से आप इसको कंपाइल करेंगी? एक जुमले में, हाँ, मोहब्बती और इज्जत वाला का जर्नी। क्या बात है, मोहब्बत और इज्जत की जर्नी, ये हाँ, बहुत खूबसूरत जबरदस्त। आपने लफ्ज़ों का चुनाव किया। विलारी, पाकिस्तान आने से पहले ज़ाहिर है थोड़ा सा आपको पता होता है कि अच्छा आप शादी हो रही है, आप पाकिस्तान जाना है, कोई परसेप्शन था पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, वहाँ का माहौल ऐसा, कुछ ऐसा परसेप्शन था, कोई यहाँ विजुअल था माइंड में शादी से मेरे ख्याल पहले? है इतने टाइम पहले जब आप सेटल हुई थी तो वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो भी होगा। जी, लेकिन फिर भी मैं आपको सच बताती हूँ, उस वक्त फ्रांस का इतनी आगाही भी नहीं था ना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मेरे सिर्फ एक चीज़ याद था कि
बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त मेरा ख्याल है वो 1999 बाइसेंटेनरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए वो एक गेस्ट था ना, एक मेहमान था। Okay, उस सही। मेरे लिए सिर्फ ये वाला एक ये memory है। एग्जैक्टली। Okay. उसके अलावा मैं ये वाला पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं जानती थी। ठीक है। तो और जो मैं समझती थी या जानती थी सिर्फ शोवर के थ्रू जानती थी ना, बिल्कुल जो ठीक है। वो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। सो अगर हम आपसे कहें कि थोड़ा सा हमें बताएं अपनी शादी का वक्त, रस्में कौन कौन सी हुई थी जब शादी होके आई थी, रुखसत होके आई थी, याद है रस्में? रस्में मतलब जी? जैसे जब दुल्हन आती है ना, अच्छा, अच्छा। तो हमारे यहाँ rituals जो डिफरेंट होते हैं। रिचुअल्स होते हैं ना, अच्छा okay, कैसे उसको okay. रिसीव करना है, कैसे उसको वेलकम करना है, गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा अच्छा। तो हमारी शादी फ्रांस में हुआ सबसे Okay, पहले, ठीक ठीक है। है। सही। लेकिन जब मैं आ गया बहुत और वो पठान के रिवाज के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। था ना, तो मेरे पास जी हुआ कि बहुत गिफ्ट थी, लेकिन सबसे पहले गिफ्ट के अलावा बहुत इज्जत और मेहमान वानी ना के बहुत प्यार वो मिला। दिया। एग्जैक्टली। और वो हमेशा लोग सोच करते हैं कि शायद कुछ रिवाज का डिफिकल्टीज मुश्किलात मिल गया वगैरह, हमारे साथ बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ, ऐसे नहीं हुआ, आराम से बिल्कुल जलन हो गई। नहीं। या अच्छा, very well. कोई ऐसा कोई रिचुअल जो आपको अभी तक याद हो कि बड़ा अच्छा लगा था? कोई ऐसा बड़ा अच्छा या अजीब दोनों है? दोनों बता दें। दोनों बता दे, दोनों बता दे। अच्छा, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि जो मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ को देते हैं ना, क्योंकि एक तरफ से दुल्हन है लेकिन दूसरी तरफ एक मेहमान भी है, सही ठीक है? बात है। तो मुझे अभी तक याद आ गया कि मेरे फादर इन लॉ बहुत फिक्र थी कि मेरे साथ अच्छे खाना सही वक्त को मिलने, तो वो खुद किचन में गया चेक करने के लिए कि बारे के साथ खाना मिल गया। तो और जो कि हमारी भाभी ज़रूर सबसे पहले मेरे बहुत इज्जत करती थी कि मेहमान है, तो फिर वो आपको पता है ना, खाना आपके लिए बहुत खासूसी चीज़ है, चाय और हमारे लिए खाना और देने चाय का। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। मेहमान आने से पहले हमारी सारी जो एक फोकस होता है ना, वो खाने पे ही होता है कि खाने में ये हो, वो ऐसे सर्व करना है, और फिर टेंशन रहती है थ्रू आउट जब जी, तक जी, मेहमान घर बिल्कुल। होता है, अच्छा, अच्छा खा और लिया, सही डिशेस भी खाया। कोई एक डिश नहीं होती कि एक चीज हो जाए, वो फिर डिशेस भी डिफरेंट जी। होती हैं कि मल्टीपल डिशेस होनी चाहिए। जी, जी, exactly. स्पेशली जो आप पठान कल्चर की बात करिए, वहाँ तो खानों का ज्यादा है रुझान के जी, जी। मेहमान नवाजी के लिहाज से, कि जब मेहमान आए तो खाने बहुत सारे होने चाहिए। जी। और जो अजीब था वो कहते थे कि ना वो चिकन लेते थे ना, और फिर मुझे कहते थे कि आई एम सो सॉरी हमारे पास आज गोश्त नहीं है। तो मैंने कहा कि चिकन वेजिटेबल है या क्या? तो ये सबसे मैंने वो पठान के डेफिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स इज वेरी स्पेसिफिक। एक्चुअली क्योंकि स्पेशली जब हम पश्तून कल्चर की बात करें, वहाँ जो गोश्त ज़्यादा खाया जाता है, दुम्बा, बकरा, तो वो गोश्त उसे ही कहते मुर्गी हैं। के गोश्त के अलावा हाँ, सो मुर्गी उनके लिए गोश्त तो है, लेकिन गोश्त का मतलब दुम्बा है, शिनवारी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने की। अच्छा, वहाँ के खाने और यहाँ के खाने में ज़रा फ़र्क है, स्पाइस लेवल का भी फ़र्क है, खाने पकाने का अंदाज भी फ़र्क है। वहाँ ऑयल प्रॉब्ली बहुत कम इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़रूरत से भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। सो आप को ये एक शौक लगा, ये इतना ऑयली खाना? जी, ये ज़रूर, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ वाकई बचपन से। लेकिन उनकी मैं आपको सच बताती हूँ, जो पश्तून वाला का टेस्ट और स्पाइसेस कम होते हैं, जी कम ज़्यादा होता नहीं है, होते। तो फिर यूरोप से इतने दूर नहीं है, और हमारे इन लोग के साथ वो सेहत वाला का बहुत ख्याल करती है। ओके, तो ये भी ओवरऑल हेल्थ कॉन्शियस खानदान है। बहुत हमारे फादर इन लोग भी ना वो बाहर से कभी भी खाना नहीं खाते थे, वो साफ सुथरा वगैरह घर का खाना। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने और दूसरी बात है, जब आप पाकिस्तान आ रहा है, ये वेस्टर्न खाना के लिए नहीं है ना, सही वो बात तो है। डिस्कवरी है ना, क्रॉस कल्चरल वाला ये है। Absolutely. तो यहाँ का देसी और खाना ही हमारे खाना पास पड़ेगा। तो Exactly. वैरायटी ऑफ फूड है ना, ये भी जी, एक है कि बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे खाने। सबसे पहले कौन सा खाना पकाया पाकिस्तान में, पाकिस्तानी डिश जो कि ससुराल को बना के खिलाया? क्या बोली पुलाव? काबली काबली पुलाव अच्छा, सीख लिया? पहला खाना ही बनाया तो मुश्किल डिश चूज की। कोई होता है खीर, कोई कस्टर्ड, कोई मीठा जब नहीं, बनाते हैं। वो ही था। और अच्छा। फिर लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, हमेशा मैं खुद नहीं बनाती हूँ पाकिस्तानी खाना, क्योंकि हमारे हाथ में ये वाला गिफ्ट नहीं है। मैं फ्रांसीसी खाना खाती हूँ, और जो हमारे साथ मदद वाला लोग हैं वो खुद पाकिस्तानी है, और हम लोग शेयर भी करते हैं। Okay. और गांव में हमारे इन लोग के साथ भी हम लोग ने किया, वो अपने तरफ से कुछ अपनी डिश को बनाते थे,
और फिर मैं खुद कुछ करा और फिर हम लोग टेबल Exchange में किया और इकट्ठा share मिल के करते खाया। थे। फ्रेंच हाँ ना, खाना मिल के खाया, मिलके खाया मिल के ना। हाँ उन्हें पसंद आया फ्रेंच खाना जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया उन्होंने? एंड दैट वाज नाइस, यू नो, जो फैमिली और प्रॉक्सिमिटी और लिंक्स ना, और वो बॉन्डेज के लिए ना, वो तो बॉन्ड्स बनाने के लिए बहुत अच्छे थे। अच्छा, आपकी फ्रेंड्स, आपकी अपनी फैमिली जब वो देखती है यहाँ के कल्चर को, आप चीज़ें शेयर कर रही होती हैं, आप बात कर रही होती हैं, सामने आप फैमिली ग्रुप्स भी होते हैं व्हाट्सएप पे, जी, पिक्चर्स जी, भी जा बिल्कुल। रही होती हैं, गैदरिंग्स, यहाँ की तैयारी, यहाँ के ड्रेसेस एंड कलर्स एंड एवरीथिंग, सो क्या कमेंट्स आते हैं वहाँ पे आपके फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से? बहुत पॉजिटिव हमेशा, लेकिन अगेन मैं शुक्र करती हूँ और मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ कि मैं बहुत प्रिविलेज माहौल में हूँ, तो ये भी यू नो इट्स डिफरेंट कि जब आपके साथ मुश्किलात भी है कि शायद आपको रोज़ाना खाना नहीं मिल सकते हैं, या आप बच्चों को ख्याल नहीं कर सकते हैं, सही एजुकेशन भी नहीं सीख सकते हैं, शायद दूसरी फीडबैक भी आता था ना, तो ये भी शुक्र करने का ज़रूरी है सही बात है। और एक्नॉलेज करने का ज़रूरी है कि वो आपकी कंडीशंस क्या है। लेकिन हमेशा फ्रांसीसी लोग, आपको पता है, वो कपड़ों बहुत पसंद है ना, फैशन वाला का फैशन रिवाज स्टार्ट ही है। वहाँ से। तो जब फॉर एग्जांपल शादी के लिए वो आउटफिट देख रहे हैं, बहुत इम्प्रेस्ड है, और आप इस हिसाब की तुम नहीं कर सकते कि मैं कितने कितने शॉल दिए गिफ्ट फ्रांस में, पाकिस्तान से, क्योंकि आपकी क्वालिटी का हैंडमेड शॉल्स भी एंड क्वालिटी और ज़रा बड़ी मशहूर है वो, हर इलाके की हाँ। अपनी एक उसमें फ्लेवर नजर आ रहा होता जी, है। जी। आपके 4 बच्चे हैं, जी, राइट? जी। उनकी मदर लैंग्वेज क्या है फिर? मदर लैंग्वेज, हाँ मेरा हेले वो अंग्रेजी होगा। मैंने बहुत कोशिश की थी कि फ्रांसीसी हो, लेकिन ना, क्योंकि वो जरी बात है ना, वो उन्होंने स्कूल में वो अंग्रेजी पढ़ लिया इसी वजह से, लेकिन अंग्रेजी के बाद शायद पश्तो और फ्रांसीसी और फिर Okay. और आपको कितना टाइम लगा खुद पश्तो सीखने में? तो ऐसे नहीं है कि मेरे पश्तो परफेक्ट है, लेकिन मैं ज़रूर कम्युनिकेट कर सकती हूँ। मेरे 6 महीने के बाद हमारे कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छे थे। Okay. जी, अब शौहर से गुफ्तगू पश्तो में होती है? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं ना। और ये आपको पता है, ये क्लासिकल कहानी है ना, हमेशा मैंने वो चेक किया, वो क्रॉस कल्चरल कपल्स के साथ हमेशा जो ज़बान हो रहा है उसके दरमियान, वो ज़बान है जब आप उसको इनिशियली मिल गया, यू नो, द लैंग्वेज यू मेट इन। तो दैट मींस अंग्रेजी? नो, फ्रांसीसी था। अच्छा, उनको फ्रांसीसी आती अभी तक थी? हम लोग दोनों को बिल्कुल फ्लुएंट है फ्रांसीसी में। We are both linguists ना। Okay. तो अभी तक हम लोग दोनों फ्रांसीसी बात करते हैं। Okay. लेकिन पश्तो मैंने ड्राइवर के साथ सीखा। ड्राइवर से सीख ली? So ड्राइवर ब्रॉड देवर। ओह सॉरी, से देवर सीखी। से आपने सीखा जी, था। देवर से ओके, उनसे आपने सीखी थी। लेकिन बच्चों की फ्रेंच कैसी है? अच्छा है। अच्छा है। माशाल्लाह, हमारे बच्चे भी बहुत सारे लिंग्विस्ट हैं, उनकी पश्तो, अंग्रेजी, उर्दू, वाओ। फ्रांसीसी भी और ये देखिए, ये बड़ी खूबसूरती होती है। मैं यही कहती हूँ कि फोकस सिर्फ अंग्रेजी पे यहाँ पे हम रख लेते हैं, और हम आजकल बड़ा अच्छा ऐड भी चल रहा है इस हवाले से थ्रू आउट। तो वो ये नहीं होता, आपको अपनी ज़ुबानें आनी चाहिए। परफेक्ट कोई किसी ज़ुबान में नहीं होता, बट ये ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकें। मैं अपनी अम्मी से काफ़ी ज़्यादा इस बात पे नाराज़ होती हूँ हमेशा कि आपने मुझे पश्तो नहीं सिखाई उस तरह से। सो वो, अब मेरी शादी भी पठान खानदान में हुई है, सो ऑब्वियसली वो तो चले उर्दू आती है, उर्दू एक जी, लैंग्वेज है जिसमें जी, सेट जी। हो जाती है, बट पश्तो मैं समझ लेती हूँ थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है। लेकिन उस तरह से मैं जिस फ्लुएंसी के साथ में मुझे कम्युनिकेट मैं कर सकती थी, मैं नहीं कर सकी। इसी तरह कश्मीरी मुझे समझ आ जाती है सारी, अब्बा की तरफ से मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है ये अपनी ज़ुबानें पेरेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि वो आपके बच्चों को ज़रूर आएँ, और ये आपने अपने बच्चों को सिखाया है। और मेरे हेले हमारे वो बच्चों का अबू और मैं, हम लोगों ने भी दोनों सोच, एक और कंसर्न था कि क्रॉस कल्चरल कपल था ना, तो हम लोग ऑब्सेस्ड है कि वो बच्चों आल कल्चर में स्ट्रॉन्ग और सॉलिड, ताकतमंद और कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए ना। यू नो, वी डिडंट वांट फ्रस्ट्रेशन एक तरफ या दूसरी तरफ ना। तो हमारे लिए फिर मल्टीपल ज़बान को बहुत प्रायोरिटी था उनकी एजुकेशन के लिए। ओके, बिल्कुल ठीक है। घूमने फिरने का शौक है आपको? जी जी। ओके। सो पाकिस्तान में कहाँ 30 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही घूम फिर लिया होगा। जी, मेरा हेले सिर्फ मोहनजोदारो मैंने नहीं देखा, ये मेरी ख्वाहिश है। अभी वो लिस्ट में है मोहनजोदाड़ो। जी, बिल्कुल। हाँ, वैसे हम भी नहीं गए मोहनजोदाड़ो, आप गई हैं? नहीं, अब वैसे इतने सारे इलाके तो हमने खुद नहीं घूमे सही बात पाकिस्तान है। में रह के। दूर अच्छा, भी है ना, लेकिन कहाँ- वी शुड प्लान इट।
यू शुड एंड देन हमें पिक्चर्स दिखा देना। ये मसला मुझे है इनका। ट्रैवलिंग का कोई खास शौक नहीं है। अच्छा, आप कौन सी ऐसी जगह है पाकिस्तान में जहाँ पे बार बार जाना चाहते हैं? जैसे यहाँ पे हुंजा की तरफ लोग ज्यादा छुट्टियों में जाना चाहते हैं, मरी की तरफ बहुत जा रहे होते हैं। सो आपका फेवरेट स्पॉट? बिल्कुल नहीं, लेकिन होंजा और गिलगित पाकिस्तान ना वो बहुत खूबसूरत जगह है। सही। स्वत भी बहुत और मुझे बहुत खूबसूरत है। अच्छी याद भी ना दोस्त भी है उधर। और क्वेटा मुझे बहुत पसंद है, लोग Okay. बहुत Hospitable है। है और उनकी खाना बहुत हाय हाय, मजेदार जबरदस्त, है ना, नो डाउट। हाँ। वो तो हमारे हर शहर का खाना बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज वी आर वेरी रिच इन दैट। लेकिन हाँ, आपकी अपनी चॉइस होती है कि किसी खास जगह का खाना आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। लड़ी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें बात करनी है। तो हमने बात की ना पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है 30 दहाइयाँ, लेकिन अब हम ज़रा बात करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद कि कैसे ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, विलारी खान यूसुफ ज़ई। अब नाम से आप खान यूसुफ ज़ई और विलारी सुनने में आपको कहानी का नहीं पता चलेगा, लेकिन आज वो पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी है कि किस तरह से ये नाम बदला, किस तरह से बदला तो नहीं, नाम में एडिशन हुआ। एट द सेम टाइम 30 साल इनको पाकिस्तान में हो चुके हैं। तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हमने पूछा, लेकिन पाकिस्तान में रहकर बहुत ज़बरदस्त वो काम भी करिए, ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ के लिए बहुत काम करिए। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी लॉज जो हैं उनमें भी इनकी कंट्रीब्यूशन रही है, जिससे बच्चों के और ख़वातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता हो। और बहुत साल ज़ाहिर इस हवाले से इनको हो भी गए। विलारी, किस तरह के काम इस वक्त, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं बच्चों के लिहाज से, अगर हम पूछें? अच्छा, तो फ़िलहाल पाकिस्तान में, क्योंकि मैं वो दूसरी मुल्क में भी काम कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में मैं एंटी रेप का कमिटी मेंबर हूँ। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं वो बच्चों तहफ़्फ़ुज़ जब बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं ना, मतलब सिर्फ लैंड बॉर्डर के नहीं लेकिन एयर बॉर्डर भी ना, ऐप जीएस के थ्रू बच्चों तहफ़्फ़ुज़ कैसे इंश्योर करने पड़ेगा। मैं वो ICMPD एक इदारा है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे हैं। और फिर कम उम्र की शादी रोकने के लिए मैं भी काम कर रही हूँ। ओके, तो जो पहली बात आपने की उसको ज़रा और हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। जो भी इलीगली कहीं जा रहा होता है, आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको, कैसे रोक लेते हैं? और अगर कोई चला गया है और जब वहाँ से डिपोर्ट होकर वापस आए तो फिर हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर केस? बेसिकली देखिए, जो बच्चों है ये बहुत नाजुक है और हमेशा ये इस्तेमाल भी हो रहा है ना, या ड्रग कैरी करने के लिए या गैर इलीगल तरीके इलीगल से ना, वो गैर कानूनी चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये वो 12 वाला वो बच्चों इस्तेमाल करते हैं, या शायद फोर्स मैरिज के लिए है या ट्रैफिकिंग के लिए भी ना इस्तेमाल होंगे। तो फिर हम लोग देखिए, पाकिस्तान में हर सूबों में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून मौजूद है और इस कानून के अंदर एक पूरा तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम भी मौजूद है ना। तो हमारे काम ये है कि मैं वो प्रोटोकॉल और SOPs इस कानून एनफोर्स करने के लिए डेवलप करती हूँ और फिर उसके साथ ट्रेनिंग भी देते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। और माशाल्लाह कोलैबोरेशन अच्छी चल रहा है ना। तो अच्छा, हाँ जी, ज़बरदस्त। अच्छा, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी आप काम जी, कम उम्र शादी के खिलाफ भी। अब देखिए, इस साल में 2 कानून पास हो गया ना इस इशू के ऊपर। एक बलूचिस्तान के अंदर और फिर दूसरी एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं, जो मेरे काम है वो एक्सप्लेन करती है कि कम उम्र शादी का क्यों ख़तरनाक है बच्चों के लिए ना, सियात के लिए है, एजुकेशन को भी स्टॉप हो जाता है इसी वजह से, और फिर सेफ्टी या जिनसी तशद्दुद भी हो सकते हैं उसके साथ। तो फिर एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग फिर टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं UNFPA के साथ और नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड के साथ भी। इसको मेरा है पार्लियामेंटेरियन और गवर्नमेंट एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर उसके साथ हम लोग भी निकाहवान या निकाह रजिस्ट्रार को ट्रेनिंग देते हैं ना। वो बेसिकली कम उम्र की शादी रिस्पॉन्स खासूसी है, लेकिन शादी से पहले वो नुकसान
प्रिवेंट करने का बिल्कुल ये भी ऐसा ही बेहतर है, ठीक वो है? वहीं पे तो- रोकें या वो रिपोर्ट करें कि ऐसा होने जा एग्जैक्टली रहा है। जी, या वो माँ और बाप को एक्सप्लेन करने के क्यों नुकसान है, क्यों थोड़ी सी इंतज़ार करने का ज़रूरी है ना, तो वो इस ट्रेनिंग के साथ माशाल्लाह वो निकाहवान और निकाह रजिस्ट्रार समझते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दील आ और जाएगा बड़ी ना। अच्छी बात है कि आप लोग माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि ठीक है हर चीज़ लॉ है तो वो तो इम्प्लीमेंट होना ही होना है, उसको तो मानना ही मानना है सबने, बट उससे पहले देखिए प्रिवेंट कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी। तो वो माइंडसेट चेंज करने की जी। बात है। तो आई एम ग्लैड के जिस तरह बता रहे हैं कि अच्छा रिपोर्ट तो चलें, वो सेकंड है, पहले समझाया जाता जी। है और समझाने के बाद जो है ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाया और जाता गई है। के साथ ना वो भी और इज्जत एंगेजमेंट के साथ ना डायलॉग के थ्रू। सही। और सोशल मीडिया पे किस तरीके से आप लोग अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं? अच्छा, सोशल मीडिया हमेशा आगाही के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल कर लूँगी आगाही के लिए, जूरिस्प्रूडेंस शेयर करने के लिए मैं बहुत करती हूँ, या पब्लिकेशन ना मैं टेक्निकल नोट्स या एडवोकेसी नोट्स को शेयर करती हूँ। और मेरे लिए एक खासूसी प्लेटफॉर्म है ना वो डायलॉग के लिए, लेकिन उसके साथ बहुत ख्याल करने पड़ेगा। मैंने भी यूएनडीपी के साथ काफ़ी ट्रेनिंग मैनुअल भी डेवलप किए ना, वो जिनसी तशद्दुद जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हो रहा है ना, और स्पेशली ख़वातीन या बच्चों के ख़िलाफ़, तो फिर उसके साथ ये भी बहुत ख्याल करने पड़ेगा कि वो मिसयूज़ और अब्यूज़ ना हो। आपको पता है बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है ना। और जब भी आप काम कर रही होती हैं, स्पेशली फील्ड की जब हम बात करते हैं, चैलेंजेस क्या फेस करती हैं आप? मैं आपको बताती हूँ, फील्ड में ओके आउटरीच एक्सेस ना है, लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल फील्ड में मैं इतने चैलेंजेस को फेस नहीं किया। मैं आपको सच बताती हूँ, मुझे लग रहा है कि जब आप इज़्ज़त और सही ज़बान के साथ कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, वो लोग आपको पता है ओपन है, अंडरस्टैंड करते हैं। और मुझे लग रहा है कि फील्ड से इट्स एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि फील्ड कम्युनिटीज़ के साथ एंगेज करने इज़ ईजियर दैन द डिसीजन मेकर्स। रेजिस्टेंस ऊपर से ज़्यादा आती है जब कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा नहीं है, जब तक आप इज़्ज़त तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करें। ऐसे बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपके साथ रह जाते हैं, जैसे कभी आप किसी को समझा रहे होते हैं, कोई ऐसा आपने वाक़या देखा जिस पे आपका दिल फ़ौरन से होता है कि नहीं मुझे इस पे काम करना है, फिर आप आपकी टीम लोग मिलकर उस पे काम कर रहे होते हैं। कोई ऐसा वाक़या जब कोट करना चाहती हूँ किसी भी इलाके से मुतालिक, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे हम ज़रा और अंडरस्टैंड कर पाएँ? मेरा ख्याल है जब आई कॉल इट द चखपाई स्ट्रैटेजी। देखिए हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में काफ़ी स्पेसेस है ना, जहाँ ख़वातीन के साथ वो घर के अंदर जहाँ चाय पी लेते हैं, या शादी का वक्त, या अफसोस का वक्त ना, या उजरा के अंदर, या मस्जिद के अंदर भी खुतबा का वक्त, ये सारे प्लेटफॉर्म्स कम्युनिटी लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं आगाही के लिए और हेल्थी डिबेट के लिए। और आप जो अभी करते हैं टीवी में, ये भी एक मौका है इस चीज़ के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि ये आदाब की तरीके से ना करने पड़ेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, कैसे एंगेज करने, कैसे बात करने, आगाज़ कैसे करना है। एग्जैक्टली। और फिर सुनने के बाद, बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि वो फिर स्पेस वो शिफ्ट और तब्दील के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, क्रिएट हो जाती है स्पेस। और कम उम्र की शादी से मुतालिक आपको क्या लगा, कहाँ ज़्यादा काम करना पड़ा, किन इलाकों में? क्योंकि हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हर सूबे में ज़ाहिर है कवानीन आए और इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कहाँ पे आपको ज़्यादा चैलेंजेस लगे और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? वाई वी आस्किंग दिस क्वेश्चन, ताकि हम ज़रा अंडरस्टैंड करें कि मज़ीद क्या हो सकता है। अच्छा, दो चीज़ें देखिए, जब सबसे पहले हम लोग ने काफ़ी प्रोग्रेस किया इस चीज़ के ऊपर, काफ़ी आ गया, और अभी इंक्रीजिंगली लोग समझते हैं कि वो सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है कम उम्र की शादी, माँ के लिए और बेबी के लिए भी, ठीक है। दूसरी बात है, लोग भी समझते हैं कि वो कि कम उम्र की शादी करते हैं तो फिर एजुकेशन का ख़राब होगा, लेकिन एक तो ये वाला चीज़ अभी मेरा ख्याल है वो सोशल डिसअप्रूवल को इस तरफ से बड़ा किया। लेकिन उसके अलावा एक बहुत खासूसी ड्राइवर है, वजूहत है जो कि कम उम्र की शादी हो रहा है, गुर्बत, ठीक है, रिवाज। वो मेरे माँ, मेरे गुनानी के साथ ऐसे हुआ तो मैं वो ऐसे क्यों नहीं कर लूँगी बेटी के लिए, ये भी है ना पैटर्न। और तीसरी बात जो कि अभी भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाता है, ये इल इन्फॉर्म मिसअंडरस्टूड रिलीजियस नैरेटिव। यस, तो ये उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि
सोशल डिसअप्रूवल के बाद सोशल सपोर्ट और इकोनॉमिक लाइवलीहुड एनहांसमेंट के ऊपर फोकस करने पड़ेगा, और उसके साथ एंगेजमेंट, फेस बेस्ड डायलॉग, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी हो रहा है, हिंदू कम्युनिटी को भी अंदर हो रहा है। तो ये चीज़ ना जो मेरा ये फेस बेस्ड डायलॉग एंड करंटली एज अ प्रायोरिटी पॉइंट मुस्लिम इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस बेस्ड डायलॉग को होना चाहिए। जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे रेज की है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमने मिस इंटरप्रिटेशन की होती है, या किसी ने खामखा एक मिस इंटरप्रिटेशन को कोट कर दिया होता है, उसको सच जाहिर किया जा रहा होता है, या उसे हतमी बात जाहिर किया जा रहा होता है। हम उस पर डायलॉग भी नहीं कर रहे, हम उस पर बात भी नहीं कर रहे, तो इसमें मिंबर मेहराब का बड़ा किरदार है। आपने बड़ा अच्छा कहा, रिलीजियस ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका है। आप बैठें, डायलॉग करें, उस पर बात करें, व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ रिलीजियस स्कॉलर्स, तो उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, एक्सेप्टेबिलिटी होती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। आप Influence होता सोसाइटी है। में देखें, हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर मस्जिद के इमाम साहब कोई बात कर रहे होते हैं, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए ज़्यादा, और लोग उनके एहतराम में बहुत सारी बातें सुनते भी हैं, को अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो इसी वजह से जो हम कहते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स का जो हम एक्चुअली जिक्र कर रहे होते हैं, तो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे। सो इन पर जो जिम्मेदारी होती है, वो ये जिम्मेदारी है जिसको लेके चलते हैं। अच्छा, खवातीन के हवाले से, एक तो ये बच्चियों के हवाले से, आपने बच्चों के हवाले से, कम उम्र शादी की बात की, ओवरऑल खवातीन के हवाले से किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, और अभी करंटली कुछ हो रहा है? फिलहाल मैंने बहुत काम किया वो जेसी के लिए, जेंडर इक्वालिटी इन द जस्टिस सेक्टर ना, जेके जब जिनसी तशद्दुद हो रहा है या तशद्दुद खवातीन के खिलाफ हो जाता है, किस किस्म का स्ट्रक्चर आपके पास है जो कि आपकी जेंडर और कल्चरल नॉर्म्स को अलाइन है। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक औरत हूँ, मैं केपी से हूँ या मैं बलूचिस्तान से हूँ, मेरे लिए पुलिस जाने का बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और स्पेशली कि जब तक हमारे सामने एक औरत पुलिस वुमेन नहीं होगा, ठीक है, या औरत डॉक्टर नहीं होगा, या औरत जज नहीं होगा, या औरत वकील नहीं होगा, तो फिर मैं वो रिकोर्स मैकेनिज्म कंफर्टेबल नहीं होंगे ना उसको। तो ये भी है कि वो देखिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हकूक भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है, कानून भी है, लेकिन वो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस किस्म का कॉन्टेक्सचुअलाइज, कल्चर सेंसिटिव मेजर और स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज करेंगे, वो एक्सेस टू जस्टिस और साइको सोशल सर्विसेज प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करने के लिए। तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया, और फिर एंटी रेप कमेटी के थ्रू हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि जो सेक्सुअल वायलेंस, जिनसी तशद्दुद को हो रहा है, एंटी रेप क्राइसिस सेल और ट्रेनिंग देने का पुलिस, वकीलों और जजेस के, वो इस केस के आपके सामने आ जाते हैं, आप कैसे सही तरीके से, जो कि पाकिस्तानी रिवाज के साथ हो, इस केस को मैनेज कर सकते हैं। वो सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, उसको कैसे आपने मैनेज करना होता है। लास्टली ज़रा आ जाते हैं रमज़ान पे, रमज़ान की रूटीन पे। आपकी सहरी और अफ्तारी की रूटीन क्या होती है? अच्छा, तो हमेशा वो सहर के लिए ना, वो जो डिनर हुआ कुछ रह गया, और फिर उसके साथ चाय लाजमी है। चाय लाजमी, मेरे शोवर चाय के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। चाय मेरे लिए कॉफ़ी है, और फिर वो हम लोग ये करते हैं। और रमज़ान सॉरी इफ्तार का वक्त हम लोग 2 दफ़ा खाना नहीं खाते हैं। ये हमारे हैबिट नहीं है, बंगों में खा लेते हैं, बस इफ्तार होता है ना, इफ्तार होता है, खाना खाएं या पकोड़े खाएं, इफ्तार। और बहुत बैलेंस भी है, हम लोग भी इट्स नॉट ओवर ईटिंग, क्योंकि वो वक्त के साथ आपकी स्टोमक आदत हो जाते हैं ना, इतने खाना, इतने भूखे नहीं है लोग भी। और मेरे लिए सिग्निफिकेंट पीरियड है ना, तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग फैमिली के साथ भी करते हैं और रिफ्लेक्शन भी करते हैं। मैं ये वाला देखिए, हमारे स्केड्यूल पागलों की तरह है हमेशा। मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, लेकिन डेवलपमेंट फील्ड में वो बहुत काम हो जाते हैं ना, ठीक है। वर्किंग डेज नहीं, 9 to 5 वाला का काम नहीं है, ठीक है। तो रमज़ान के अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव ब्रेक लेती हूँ ना, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस आखिरी साल क्या हुआ, आगे वाला साल मैं कैसे बेहतर इंसान बना सकती हूँ, और क्या करने पड़ेगा, किस किस्म का चीज़ बदल करने पड़ेगा, वगैरह वगैरह। हाउ टू डू थिंग्स बेटर। जी, और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि सेल्फ
अकाउंटेबिलिटी भी इसमें हो जाती है, थोड़ा सा सोचते भी हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं और कुछ और आइडियाज़ भी आते हैं, फिर आपको वक्त मिल जाता है टू थिंक अबाउट कि अब आपने क्या करना है। विरारी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, हम आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करते हैं कल। बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।